यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। सो आप लोगों को जो बोला था वो क्वेश्चंस करके आए या नहीं, पहले तो ये बताओ। कल मैंने आपको 6 क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे, तो वो 6 क्वेश्चन आपको जो होमवर्क में दिए थे वो होमवर्क करके आए हैं या नहीं? या दूसरी चीज मैंने आपको बोली थी पूरा रिवाइज करके आने का है, तो वो रिवाइज करके आए हैं या नहीं? ये दो चीजें मैंने आपको बोली थी, तो शायद आप लोगों ने ऐसा मेरा माना होगा और मैंने जो बोला था वो आपने किया होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो चलो मुझे बताओ, जो 6 क्वेश्चन मैंने होमवर्क करके आए या नहीं? यस, सृष्टि बोल रही है कि सर सारे कर लिए। वेरी गुड। मुझे दिखता नहीं, मुझे ऐसा चश्मा लगानी पड़ती है, उम्र हो गई है। सृष्टि बोल रही है कि सर सारे कर दिए हमने। वेरी गुड। बाकी लोगों ने क्या किया अभी तक? बाकी लोगों ने रिप्लाई करो, मुझे 6 क्वेश्चन आपको दिए थे वो किए या नहीं? अनिश बोल रहा है डन सर। अच्छे थे ना क्वेश्चन? मजा आया होगा ना आपको क्वेश्चन करते टाइम? मतलब ये टॉपिक है इजी, बट इसमें ये ना याद बहुत सारी चीजें रखनी पड़ती है, क्योंकि कहीं पे भी कोई भी सेक्शन का रेफरेंस आ जाता है, कहीं पे भी कोई भी सेक्शन घुसा देते हैं। इसके लिए ये टॉपिक इंटरमीडिएट वालों को है वो थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है। और आपको बता दूं, ये टॉपिक मैंने यूट्यूब पे भी डाला है। अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किए हुए हो तो मैंने ये टॉपिक जो है अनिश मैंने यूट्यूब पे भी डाला है, जिससे कि सबको हेल्प हो जाए। तो आपके फ्रेंड्स वगैरह को जिनको टीडीएस समझ में नहीं आता, उनको आप जो मैंने लेक्चर डाले हैं वो सब आप शेयर कर सकते हो उनके साथ में। ठीक है, चलो तो हम एक काम करते हैं, कल जो पढ़ा था उसको रिवाइज कर लेते हैं। जो कल पढ़ा था उसको रिवाइज कर देते हैं और उसके बाद हम आगे पढ़ना चालू करेंगे। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, जो जो हमने कल पढ़ा था उसको हम रिवाइज कर देते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था, कहां से पढ़ना चालू किया था? तो अनिश, कल हमने पढ़ना चालू किया था 194 आईबी से। कहां से? 194 आईबी से हम कल पढ़ना चालू किया था। 194 आईबी का मतलब था कि लाइक इमूवेबल प्रॉपर्टी आपने भाड़े पे ली, और जो भाड़ा दे रहा है वो कौन दे रहा है? पेयर कौन होना चाहिए? इंडिविजुअल एचयूएफ। और वो वाला इंडिविजुअल एचयूएफ जो तुम्हारे 194 आई में कवर नहीं होता, जो 194 आई में कवर नहीं होता वो यहां पे कवर होगा। और पेई कौन होना चाहिए? रेजिडेंट पर्सन। टीडीएस की रेट 5% रहेगी, बट 3.75% हो जाएगी उस पर्टिकुलर कोविड के पीरियड में। जो कोविड का पीरियड है उसमें ये आपका कब क्या हो जाएगा? 3.75%। अब एक और चीज समझना, यहां पे आपका टीडीएस तभी काटना है 194 आईबी में जब पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ का रेंट है वो 50,000 से ज्यादा है। अगर रेंट है वो अप टू 50,000 है तो उस केस में टीडीएस काटने की जरूरत नहीं। इफ इट इज मोर देन 50,000 तभी टीडीएस काटना है, अदरवाइज टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। अब इस सेक्शन में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी। वो इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि टीडीएस काटना कब है। तो क्या टीडीएस हम जो काटेंगे वो हर महीने काटना है? ना बाबा ना। सिर्फ लास्ट महीने का रेंट जब भी आप क्रेडिट करोगे या पेमेंट करोगे, विचएवर इज अर्लियर वाला इवेंट रहेगा, लास्ट महीने का रेंट क्रेडिट और पेमेंट के टाइम पे आपको काटना है। अब एक और चीज समझना, अगर मान लो यहां पे पेई ने अपना पैन नंबर नहीं दिया या आधार नंबर नहीं दिया तो उसका टीडीएस 20% से कटता है। अपन 206AA में पढ़ चुके हैं। लेकिन बेटा यहां पे जो है वो 20% से काटोगे, लेकिन ध्यान रखना टीडीएस का अमाउंट कभी भी लास्ट मंथ के रेंट से ज्यादा नहीं हो सकता। में जो तुम्हारा लास्ट मंथ का रेंट है उतना ही आपको टीडीएस यहां पे काटना पड़ेगा करके। ठीक है, उसके बाद मैंने 194 आईसी बताया था। आईसी में क्या था कि जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट होता है, और जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में पेयर इज एनी पर्सन, पे इज रेजिडेंट पर्सन, टीडीएस का रेट 10% से रहेगा, लेकिन 7.5% हो जाएगा उस पर्टिकुलर कोविड के पीरियड में। यहां पे जो मनी वाला कंसिडरेशन है सिर्फ उसी पे टीडीएस कटता था। उसके बाद 194J मैंने पढ़ाया, एंड 194J इज अ जानी दुश्मन। जानी दुश्मन में क्या क्या याद रखोगे? दैट इज टीडीएस ऑन द प्रोफेशनल फीस, टेक्निकल फीस, रॉयल्टी, नॉन कंपीट फीस एंड डायरेक्टर फीस। क्या बोला मैंने? टीडीएस ऑन द प्रोफेशनल फीस, टेक्निकल फीस, रॉयल्टी, नॉन कंपीट फीस एंड डायरेक्टर फीस, इस पे टीडीएस है, वो आपका 194J में कटता है। अब एक चीज समझना, यहां पेयर कौन होना चाहिए? एनी पर्सन, बट अपनी मम्मी को छोड़ के। ठीक है, अम्मी को छोड़ के। अब एक बात समझना, अम्मी को छोड़ के, क्योंकि इंडिविजुअल एचयूएफ को टीडीएस तभी काटना है जब लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा
ज्यादा था या लास्ट ईयर का ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ज्यादा था प्रोफेशन के केस में तो ही काटना, अदरवाइज टीडीएस नहीं काटना। अब एक और चीज समझना, पेई कौन होना चाहिए? रेजिडेंट पर्सन। सर रेट क्या रहेगा? तो मैंने बोला था इसमें रेट थोड़ी एंटिक है, अलग अलग रेट है, ध्यान रखना। एक तो आप किसी कॉल सेंटर को कुछ पेमेंट करते हो तो 2% से टीडीएस कटेगा। फीस फॉर टेक्निकल सर्विस का पेमेंट करते हो, नॉट बीइंग प्रोफेशनल सर्विस, टेक्निकल सर्विस लिया और वो प्रोफेशनल सर्विस में नहीं कवर होती तो उस केस में आपका 2%। अगर आपको रॉयल्टी मिलता है सेल, डिस्ट्रीब्यूशन और एग्जीबिशन ऑफ द मूवी से रिलेटेड तो 2%, और इन एनी अदर केसेस आपका टीडीएस का रेट रहेगा वो 10% रहेगा। लेकिन बेटा कोविड की वजह से क्या यहां पे भी 25% का क्रैशिंग है? आंसर इज यस। तो अगर आप देखोगे कोविड की वजह से यहां पे भी आपका 25% है, वो 25% का क्रैशिंग है, और जहां 2% है वहां 1.5 हो जाएगा, और जहां पे आपका 10% है वहां 7.5% हो जाएगा। उसके बाद कुछ एडिशनल पॉइंट है, और एडिशनल पॉइंट्स में पहला पॉइंट यह है कि भैया एक बात बताओ, आपका टीडीएस तभी कटेगा जब प्रोफेशनल फीस 30,000 से ज्यादा है, या टेक्निकल फीस 30,000 से ज्यादा है, रॉयल्टी 30,000 से ज्यादा है, नॉन कम्पीट फीस 30,000 से ज्यादा है, एंड डायरेक्टर फीस में तो ये लिमिट लगेगा ही नहीं। अब एक चीज समझना, ये लिमिट जो था ना, ये इंडिविजुअल नेचर ऑफ पेमेंट था, पेमेंट पे था। जैसे मैंने एक एग्जांपल कल करवाया था आपको कि मैंने एक बंदे को है ना 27,000 का प्रोफेशनल फीस पे किया और 25,000 का रॉयल्टी दिया, तो क्या उसको टीडीएस काटना है? ना बाबा ना, नहीं काटना। मतलब उसको प्रोफेशनल फीस 30 से ज्यादा दिया तो ही टीडीएस काटना है, या रॉयल्टी 30 से ज्यादा दिया तो ही टीडीएस काटना है, नॉन कम्पीट फीस 30 से ज्यादा दिया तो ही टीडीएस काटना है। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। चलो, उसके बाद मैंने एक और चीज बताई थी कि अगर मान लो कोई इंडिविजुअल एचयूएफ है, उसने प्रोफेशनल सर्विस पर्सनल पर्पस के लिए लिया है तो टीडीएस नहीं काटना। जैसे डाइवोर्स हो रहा है और डाइवोर्स के टाइम पे आपने एडवोकेट का सर्विस लिया, या फिर मान लो आपने क्या किया, डाइवोर्स के टाइम पे एडवोकेट का सर्विस लिया, या फिर आपने क्या किया कि लाइक जैसे घर पे वो क्या बोलते हैं उसको, मान लो आपने डॉक्टर से कुछ अपना ट्रीटमेंट कराया, तो इस सेक्शन में टीडीएस नहीं कटता। एक और चीज समझना, अगर कोई इंडिविजुअल और एचयूएफ है, वो किसी को भी अगर रॉयल्टी नॉन कंप्लीट फीस देते हैं तो टीडीएस नहीं काटना, भले लास्ट ईयर में टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा था तो भी, क्योंकि इंडिविजुअल एचयूएफ इस सेक्शन में अगर लास्ट ईयर में ऑडिट लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा था या ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ज्यादा था, प्रोफेशनल फीस देते हैं तो टीडीएस काटना है, टेक्निकल फीस देते तो टीडीएस काटना है, रॉयल्टी नॉन कंप्लीट फीस में टीडीएस नहीं काटना, और डायरेक्टर फीस तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अब एक चीज समझना, यहां पे प्रोफेशनल फीस में भी अगर वो पर्सनल नेचर का है तो उस केस में टीडीएस नहीं कटता। उसके बाद मैं सेक्शन 194 के पे लेके गया था। के को आप ऐसे याद रख सकते हो, कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड। क्या बोलोगे? कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड। ठीक है, के फॉर कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड कंपनी है या यूटीआई है, वो क्या करती है, इनकम देती है किसी यूनिट होल्डर को, तो इस पे टीडीएस कटेगा। रेट 10%, कोविड की वजह से 7.5%। और एडिशनल पॉइंट में ये था कि अगर वो 5,000 रुपए तक का इनकम है तो उस केस में टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। 5,000 से ज्यादा है पूरे साल का तो टीडीएस काटना पड़ेगा। एलए 194 एलए, एलए मींस आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो ले गए, मींस आपकी प्रॉपर्टी कंपलसरी एक्वायर कर दी। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी का अगर कंपलसरी एक्विजिशन होता है तो यहां टीडीएस कटेगा। पेयर एनी पर्सन, पे रेजिडेंट पर्सन, रेट 10%, 7.5% कोविड की वजह से। और बेटा अगर मान लो पूरे साल का 2.5 लाख से ज्यादा का कंपनसेशन है तो ही टीडीएस कटेगा। मींस अप टू 2.5 लाख है तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं, अप टू 2,50,000 पे टीडीएस नहीं कटेगा। इफ दैट कंपनसेशन इज मोर देन 2,50,000 इन द प्रीवियस ईयर तो ही टीडीएस कटेगा। 194M उसके बाद मैंने बताया था। इससे पहले इसमें एक और चीज थी कि रूरल एग्रीकल्चर लैंड है तो टीडीएस नहीं कटेगा। बड़ा सिंपल सी चीज है, क्योंकि रूरल एग्रीकल्चर लैंड पे जब टैक्स लगता ही नहीं है, वो कैपिटल असेट ही नहीं है, तो टीडीएस काट के क्या करोगे। उसके बाद 194M बोलता है दैट इज टीडीएस ऑन द कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट कमीशन, मतलब मिक्स हो रहा था, ये सेक्शन मिक्स हो गई थी। 194C का, 194H का और 194J का मिक्सर है ये सेक्शन। ये सेक्शन बोलती है कि अगर मान लो कॉन्ट्रैक्ट है, कमीशन ब्रोकरेज है एंड प्रोफेशनल फीस है, कॉन्ट्रैक्ट, कमीशन ब्रोकरेज एंड प्रोफेशनल फीस, ये 3 सेक्शन है, ये जो 3 चीजें हैं वो अगर पेयर कौन है, इंडिविजुअल एचयूएफ, और वो वाला इंडिविजुअल एचयूएफ जो आपके 194C में, 194H में या 194J में कवर नहीं होता वो, और रेजिडेंट पर्सन को पेमेंट करता है, और कितना पता है, पूरे साल का मिला के 50 लाख रुपए से ज्यादा, मींस 50 लाख रुपए से ज्यादा का पेमेंट है या क्रेडिट है, तो उस केस में यहां पे टीडीएस कटेगा 5% की रेट से, और कोविड की वजह से रेट हो जाएगी 3.75%। ठीक है, उसके बाद 194N अपन ने लास्ट सेक्शन पढ़ा था, आई थिंक 194N इज रिलेटेड टू टीडीएस ऑन द कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक।
अगर आप बैंक से कैश विड्रॉ करते हो, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस वगैरह से, तो यहां पेयर कौन होगा? कोई भी बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, पोस्ट ऑफिस। पेई कौन होगा? एनी पर्सन। रेट क्या रहेगा? 2%। बट टीडीएस तभी काटना है जब पूरे साल में जो अकाउंट है आप पर्टिकुलर बैंक के साथ, वो एक या एक से ज्यादा जितने भी अकाउंट है उस पर्टिकुलर बैंक के साथ था, और उसमें से कैश विड्रॉ आपने किया 1 करोड़ से ज्यादा। 1 करोड़ से ज्यादा का कैश विड्रॉ है तो इन एक्सेस ऑफ 1 करोड़ है, उस पे आपको 2% की रेट से टीडीएस है वो काटना पड़ेगा। 2% की रेट से टीडीएस कटेगा। अब एक और चीज समझना, यहां पे एक 1 करोड़ की लिमिट है वो 20 लाख की हो जाएगी अगर जो अकाउंट होल्डर है, जो पेई है, उसने अपना लास्ट के 3 साल का रिटर्न फाइल नहीं किया है। लास्ट के 3 साल का रिटर्न फाइल नहीं किया है, इफ लास्ट के 3 साल का रिटर्न फाइल नहीं किया है और वो तीनों सालों का रिटर्न फाइल करने का जो ड्यू डेट है वो ऑलरेडी एक्सपायर हो गया है इस प्रीवियस ईयर के पहले। एग्जांपल के लिए मैंने बताया था, अगर अपना प्रीवियस ईयर 2021 है तो प्रीवियस ईयर 1920 नहीं, उसके पहले 3 साल मींस प्रीवियस ईयर 18 19 17 18 एंड 16 17 उन तीनों सालों का रिटर्न फाइल नहीं किया है तो लिमिट 20 लाख की हो जाएगी। और 20 लाख से ज्यादा और 1 करोड़ तक कैश विड्रॉ है उस पर 2% टीडीएस कटेगा, और 1 करोड़ से ज्यादा जो भी अमाउंट रहेगा उस पे 5% की रेट से टीडीएस कटेगा। तो नॉन फाइलर जो लोग हैं उनके लिए तो बड़ी नौबत आने वाली है। ठीक है, चलो उसके बाद, लेकिन ये सेक्शन कहां कहां नहीं लगेगी? ये सेक्शन जो है वो कहीं कहीं पे नहीं लगेगी, कहीं कहीं पे नहीं लगेगी। कहां कहां पे? अगर गवर्नमेंट कैश विड्रॉ करती है तो नहीं लगेगी, या बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस कहीं से कैश विड्रॉ करता है तो नहीं लगेगी, व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर करते हैं तो नहीं लगेगी, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट ऑफ द बैंक और कोऑपरेटिव बैंक करते हैं तो नहीं लगेगी, ऑथोराइज्ड डीलर या जो फुल फ्लेज मनी चेंजर होते हैं, जो लाइसेंस लिया हुआ है आरबीआई से, अगर वो कैश विड्रॉ करते हैं तो नहीं लगेगी। उसके बाद जो तुम्हारी सीआरएस होती है, सीआरएस का मतलब होता है कैश रिप्लेनिशमेंट एजेंसीज। कैश रिप्लेनिशमेंट एजेंसीज किसको बोलते हैं? जो मैंने बोला था एटीएम में कैश है वो भरती है एंड ऑल, दैट इज कॉल्ड कैश रिप्लेनिशमेंट एजेंसी। और उसके जो फ्रेंचाइजी एजेंट ऑफ द एटीएम ऑपरेटर है उन पे नहीं लगेगी। और जो भी तुम्हारे जो मंडिया होती है एपीएमसी करके, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, जो एपीएमसी मंडिया होती है उसमें जो लोग जो ब्रोकर होते हैं, जो कमीशन एजेंट होते हैं करके, ठीक है, वो कमीशन एजेंट अगर कैश विड्रॉ करते हैं बैंक से तो ये सेक्शन नहीं लगेगी, क्योंकि उनको क्या करना पड़ता है? जो कमीशन एजेंट होते हैं ना, उनको भैया बड़ा सीधी सी बात है कि उनको पैसा जो देना पड़ता है, किनको? वो पैसा किसको देते हैं? वो पैसा देते हैं किसानों को। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस उनसे खरीदते हैं एपीएमसी मंडियों में, तो उनको किसानों को कैश में पेमेंट करना पड़ता है। तो यहां पर अगर कैश में पेमेंट किया तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो सो इतना कल हो चुका था, आई थिंक जहां तक मुझे याद है इतना कल हो चुका था। अब आज अपन इससे आगे पढ़ना चालू करेंगे, आज हम इससे आगे पढ़ना चालू करेंगे। चलो अब टीडीएस की एक लास्ट सेक्शन बची है, उसके बाद टीडीएस वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद टीडीएस वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा, एक लास्ट सेक्शन बची है करके। ठीक है, अब ये लास्ट सेक्शन कौन सी है समझने की कोशिश करना, ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन। तो मैं सीधा आपको लेके चलता हूं लास्ट सेक्शन टीडीएस की, और वो लास्ट सेक्शन के बाद में टीडीएस टॉपिक आपका कंप्लीट। तो चलो हेडिंग दे दो, सेक्शन लिखो 194O, सेक्शन लिखो 194O और हेडिंग दो टीडीएस ऑन पेमेंट, TDS on payment of e-commerce। ई-कॉमर्स में क्या? सेल ऑफ गुड्स या फिर सेल ऑफ सर्विस। ये क्या है अभी अपन समझेंगे। TDS ऑन पेमेंट ऑफ ई-कॉमर्स। जो ई-कॉमर्स है, ई-कॉमर्स मतलब आपका फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ये सब ई-कॉमर्स माना जाता है। ठीक है, समझेंगे क्या है क्या नहीं इस सेक्शन को। अब एक बात समझना, यहां पे इस सेक्शन को लिखो, ये सेक्शन एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020। ये सेक्शन 1 अक्टूबर 2020 है, वहां से एप्लीकेबल है, मींस 1 अक्टूबर 2020 से एप्लीकेबल है। मींस ये पूरे साल पे एप्लीकेबल नहीं है, मिड ऑफ द ईयर से चालू हुई, क्योंकि नई सेक्शन है, इसी साल से ऐड की थी। तो ये सेक्शन को 1 अक्टूबर से एप्लीकेबल किया, 1 अक्टूबर 2020 से। अपन जैसे लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे। सबसे पहले अपने जो 4 पॉइंट हमेशा स्टैंडर्ड है कि सर पेयर कौन होना चाहिए, पेई कौन होना चाहिए, सर रेट क्या लगेगा,
और उसके बाद में सर एडिशनल पॉइंट क्या है। तो देखो बेटा, ये सेक्शन बोलती है कि पेयर में मैं लिखूंगा एनी पर्सन, पेयर में मैं लिखूंगा एनी पर्सन मीन्स कोई भी पर्सन हो सकता है। ब्रैकेट में लिखो ई कॉमर्स ऑपरेटर, ये अपन क्या लिख रहे हैं अभी समझेंगे, डोंट वरी, पहले एक बार लिख लेते हैं फिर समझेंगे। ई कॉमर्स ऑपरेटर, और पेई में लिखो रेजिडेंट पर्सन, रेजिडेंट पर्सन, और रेजिडेंट पर्सन जो है वहां ब्रैकेट में लिखो ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट, पार्टिसिपेंट, ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट। रेट में लिखो 1% ऑफ ग्रॉस अमाउंट, 1% ऑफ ग्रॉस अमाउंट, और यहां ब्रैकेट में लिखो, ब्रैकेट में लिखो 1% ऑफ ग्रॉस अमाउंट एंड ब्रैकेट में लिखो रेट 0.75% फ्रॉम 14 May 2020 till 31st March 2021 ड्यू टू द कोविड। तो आपने क्या लिखा, 14 May 2020 टिल 31st March 2021 तक 0.75% मीन्स रेट का क्रैशिंग है यहां पे, आंसर इज यस। लेकिन यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज है, और इंटरेस्टिंग चीज क्या है, मैं यहां पे एक स्टार मार्क करता हूं 1 के पास में, और ये मैं लिखता हूं कि इफ पेई नॉट फर्निश पेन और आधार देन टीडीएस रेट इज 5%। याद आया वो 20% था, और वहां पे अपन ने एक स्टार मार्क करके लिखा था पहले पेज पे कि 194 ओ में जो 20% है उसकी जगह 5% हो जाएगा। तो आप लिख लो ए पेई नॉट फर्निश पेन एंड आधार देन टीडीएस रेट इज 5%। टीडीएस रेट इज 5%। ये क्या है, क्यों लिख रहे हैं, सब समझेंगे थोड़ी देर में। उसके बाद एडिशनल पॉइंट में लिखो, एडिशनल पॉइंट में पहला पॉइंट नो टीडीएस, एडिशनल पॉइंट में लिखो पहला पॉइंट नो टीडीएस इफ, नो टीडीएस इफ all the following conditions are satisfied, all the following conditions are satisfied। मिस टीडीएस नहीं काटना अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होती है। इसमें पहली कंडीशन द ई कॉमर्स participant is an individual /HUF। दूसरा कंडीशन लिखो द ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल और सर्विस इज up to rupees 5 lakh in previous year। एंड तीसरा कंडीशन लिखो द ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट हैज furnished his पेन और आधार टू ई कॉमर्स ऑपरेटर। कॉपी मारो इसको,
इतने को कॉपी मारो, उसके बाद इसको पूरा समझते हैं, इस सेक्शन को पूरा खोलते हैं अच्छे से। कॉपी करो कॉपी करो कॉपी करो फटाफट। यस पीपल, चलो अब इधर देखो, सब लोग इधर देखो, सब लोग इधर देखो। सेक्शन को कैसे याद रखोगे? तो पहले जैसे सेक्शन का जो नंबर है, सेक्शन का जो नाम है, दैट इज द 194 ओ। ओ को आप ओ कैसा दिखता है? इंटरनेट जैसा दिखता है। ओ जो है वो ओ को आप इंटरनेट बोल सकते हो, ठीक है, दैट WW वाला करके, WWE बोलते, क्या बोलते थे, WWW, हाँ। तो पूरे वर्ल्ड जैसा दिखता है ओ, तो ओ इज रिलेटेड टू समथिंग, इंटरनेट से रिलेटेड है। अब एक चीज समझना, ये सेक्शन क्या बोलती है कि अगर कोई भी ई कॉमर्स ऑपरेटर है, अब आप बोलोगे ये ई कॉमर्स ऑपरेटर क्या बला है सर? तो ई कॉमर्स ऑपरेटर वो वाला पर्सन रहता है जिसकी वेबसाइट होती है, या जिसकी कोई एप्लीकेशन है, या जिसका कोई पोर्टल है, जिसके थ्रू लोग अपना गुड्स बेच सकते हैं, जिसके थ्रू जो लोग हैं वो अपना गुड्स बेच सकते हैं, दैट इज कॉल्ड योर ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर में अगर मैं एग्जांपल लेना चाहूं, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर में एग्जांपल में बेस्ट एग्जांपल इज दैट इज द अमेजॉन। अब मुझे एक बात बताओ, जो तुम्हारा ये अमेजॉन है, दैट अमेजॉन इज बेसिकली अ ई कॉमर्स ऑपरेटर, बिकॉज अमेजॉन क्या करता है, अमेजॉन की एक वेबसाइट है और अमेजॉन की वेबसाइट पे आप लोग अपना गुड्स बेच सकते हो। आपको पता है वहां पे बहुत सारे सेलर रहते हैं और सेलर अपना गुड्स बेचते हैं, तो दैट ई कॉमर्स ऑपरेटर इज अ अमेजॉन। अब एक चीज समझना, एक होता है ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट, ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट। अब आप बोलोगे ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट किसको बोलेंगे? तो ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट वो वाला बंदा है जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अपना गुड्स बेचता है। मींस ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अपना गुड्स बेचता है, दैट इज कॉल्ड योर ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट। ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट वो वाला बंदा रहता है जो अपना गुड्स है वो अमेजॉन के थ्रू बेचता है, दैट इज कॉल्ड ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट। एक एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे अमेजॉन है वो तो हो गया तुम्हारा ई कॉमर्स ऑपरेटर, आप समझ रहे हो। अब आपको पता है हम हमारी जो बुक है कॉम्पैक्ट बुक, जो आपके लिए भी आने वाली है अभी थोड़े दिन में, ठीक है, तो जो कॉम्पैक्ट बुक है दैट इज बीबी वर्चुअल क्या करता है, बीबी वर्चुअल्स है, वो बीबी वर्चुअल्स अपनी कॉम्पैक्ट बुक जो है वो कॉम्पैक्ट बुक अमेजॉन पे बेचता है, अमेजॉन के थ्रू बेचता है। तो अमेजॉन क्या करता है फिर, ये बुक्स किसको बेचता है? स्टूडेंट्स को बेचता है। अमेजॉन पोर्टल के थ्रू किसको बेचता है? स्टूडेंट्स को बेचता है। तो यहां पे आप समझ रहे हो ई कॉमर्स ऑपरेटर कौन है? अमेजॉन है, और ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट कौन है? बीबी वर्चुअल्स है। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर किसको बोलेंगे? ऐसा कोई भी पर्सन जिसके पास में कोई पोर्टल है, जो पोर्टल को मैनेज करता है, ऑपरेट करता है, दैट इज कॉल्ड योर ई कॉमर्स ऑपरेटर। और ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट कौन होता है? वो वाला पर्सन जो अपना गुड्स उस ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू कस्टमर को बेचता है, दैट इज कॉल्ड ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट। तो अपने एग्जांपल में बीबी वर्चुअल जो है वो बीबी वर्चुअल्स आपका ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट है, और बेटा अमेजॉन जो है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर है। अब एक चीज समझना, जब भी अमेजॉन क्या करेगा, स्टूडेंट्स को बुक वगैरह बेचेगा। अब स्टूडेंट को बुक बेचने के बाद पैसा किसके पास आता है? ऑब्वियसली स्टूडेंट ने तो अमेजॉन को पे किया। तो अमेजॉन क्या करेगा, वो जो पैसा है वो अमेजॉन इसको किसको पे करेगा? बीबी वर्चुअल को पे करेगा। तो बीबी वर्चुअल्स को जो पे करेगा, तो जितना भी ग्रॉस अमाउंट है सेल का,
ग्रॉस अमाउंट है सेल का उसका 1% या 0.75% ड्यू टू द कोविड, टीडीएस की रेट रहेगी ग्रॉस अमाउंट का। नाउ आप मुझे पूछोगे ग्रॉस अमाउंट का मतलब यहां पे क्या, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, समझने की कोशिश करना। हां, ये जो बीबी वर्चुअल है, इन्होंने बोला कि चलो अमेजोन को बोला कि हमारी बुक लिस्ट कर दो और हमारी बुक्स बेच दो। अमेजोन ने क्या किया, इस साल में जो बुक बेची वो मान लो 50 लाख रुपए की बुक्स है, बुक्स है वो 50 लाख रुपए की है। अब अमेजोन अपना कमीशन भी लेता है, अमेजोन जो है वो अमेजोन अपना कमीशन भी लेता है। तो अमेजोन ने क्या किया कि अमेजोन ने यहां पे कुछ कमीशन काटा अपना, मान लो फॉर एन एग्जांपल 20% अमेजोन का कमीशन है, तो अमेजोन का 20% कमीशन कम्स टू द 10 लाख रुपीज, 10 लाख रुपीज का कमीशन है। अब एक बात बताओ, ये बीबी वर्चुअल्स को कितना पे करेगा, 40 लाख पे करेगा। भाई अमेजोन है वो 40 लाख किसको पे करेगा, बीबी वर्चुअल को। नाउ क्वेश्चन ये आता है टीडीएस किस पे कटेगा, जो 40 लाख पे कर रहा है उस पे काटेंगे टीडीएस, या फिर ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल पे काटेंगे। राइट आंसर इज ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल पे काटेंगे। यहां पे जो ग्रॉस अमाउंट है 50 लाख, इस 50 लाख पे टीडीएस काटा जाएगा। और बेटा 50 लाख का टीडीएस कितना परसेंट आएगा, 1%, दैट्स कम्स टू द 50,000। तो आप क्या करोगे कि जो 40 लाख का पेमेंट होगा उसमें से 50,000 लेस हो जाएगा, और रिमेनिंग जो है वो 39,50,000 है, वो बीबी वर्चुअल्स को पे करेगा। कौन, अमेजोन। जो 39,50,000 है वो बीबी वर्चुअल को पे करेगा अमेजोन। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट, यस। तो देखो बेटा ऊपर आओ सब लोग, वापस देखो इस सेक्शन को, क्या लिखा हुआ है कि पेयर कौन होता है, दैट इज द ई कॉमर्स ऑपरेटर। आपको चाहिए तो ब्रैकेट में पेंसिल से साथ में लिख लो अमेजोन करके, ठीक है। जो अमेजोन है वो अमेजोन यहां पे टीडीएस है वो डिडक्ट करेगा। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर, रेजिडेंट पर्सन को ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट, इस एग्जांपल में कौन था, बीबी वर्चुअल्स था। बीबी वर्चुअल्स है वो बीबी वर्चुअल्स या ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट था। टीडीएस का रेट क्या है, 1% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट, बट रेट 7.5% हो जाएगा कोविड पीरियड में। लेकिन एक बात बताओ, मैंने यहां पे जो डेट लिखी है 14 मई 2020, लेकिन एक बात बताओ, यहां पे तो एक बात बताओ, ये सेक्शन ही 1 अक्टूबर से लग रही है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं ना आपको, इस सेक्शन में मैं यहां पे जो मैंने यहां पे 14 मई लिखा हुआ है, मैं इसकी जगह 1 अक्टूबर भी लिख सकता हूं। 1 अक्टूबर 2020 से लेकर और 31 मार्च 2021 तक जो टीडीएस का रेट है वो तुम्हारा 0.75% होगा, क्योंकि यहां पे 14 मई से ऑब्वियसली अमेंडमेंट हुआ, उसमें लिखा हुआ है 14 मई से लेकर 31 मार्च कोविड पीरियड। लेकिन एक बात बताओ, यहां पे समझने की कोशिश करना, यहां ये सेक्शन ही जब 1 अक्टूबर से लग रही है, तो आप ऐसा भी तो लिख सकते हो कि 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च इसमें टीडीएस की रेट है वो 0.75% रहेगी। डन। चलो नेक्स्ट पार्ट। अब एक चीज समझना, अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो बेटा जब भी ये अमेजोन है वो बीबी वर्चुअल्स को पेमेंट करेगा, उसमें देयर इज नो नीड टू डिडक्ट टीडीएस, टीडीएस काटने की जरूरत नहीं, अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होती है। कौन कौन सी कंडीशन, पहली कंडीशन दैट ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट इज अ इंडिविजुअल और एचयूएफ। पहली चीज, जो ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट है, बीबी वर्चुअल है, वो तो अभी कंपनी है अपनी, पार्टनरशिप हमें तो नहीं लगेगा, ठीक है। तो भाई टीडीएस कटेगा ही कटेगा, ये एक्सेप्शन नहीं लगेगा। एक्सेप्शन कब लगेगा, कब टीडीएस नहीं काटना है, अगर ये ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट जो है, ये ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट आपका जो ये ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट है, ये ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट आपका इंडिविजुअल एचयूएफ है, फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन, द ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल और सर्विसेज अप टू 5 लाख इन प्रीवियस ईयर। मींस अमेजोन ने जो सेल किया है वो इस पार्टिसिपेंट का गुड्स जो भी सेल किया है इस प्लेटफॉर्म पे, अमेजोन पे, वो पूरे साल का मिला के 5 लाख से कम है। मींस 5 लाख से ज्यादा नहीं है, अप टू 5 लाख है। और यहां जो बीबी वर्चुअल्स है, जो ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट है, वो अपना पैन नंबर या आधार नंबर है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर को दे देता है, तो उस केस में टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। तो मैंने क्या बोला, ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन, समझने की कोशिश करना। 194O और 194O इज रिलेटेड टू द ओ मींस आप समझो इंटरनेट से रिलेटेड बात होने वाली है, ठीक है। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर, ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट, जो भी ई कॉमर्स ऑपरेटर है वो ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को पेमेंट करेगा या उसका अकाउंट क्रेडिट करेगा, तो टीडीएस काटेगा 1% की रेट से, कोविड की वजह से 0.75। लेकिन एक चीज समझना, 3 कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होती है तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। सर कौन कौन सी 3 कंडीशन? पहली कंडीशन ये कि जो पार्टिसिपेंट है वो इंडिविजुअल एचयूएफ है। दूसरी कंडीशन ये कि जो पार्टिसिपेंट का जो गुड सेल किया है उसकी ग्रॉस सेल्स वैल्यू अप टू 5 लाख है पूरे साल का मिला के। एंड तीसरी कंडीशन ये कि भैया जो पार्टिसिपेंट है उसने अपना पैन नंबर या आधार नंबर है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर को दे दिया है। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हुई तो उस केस में बेटा टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है।
If all the three conditions are satisfied, in that case there is no need to deduct the TDS. यहां पे TDS काटने की जरूरत है, वो जरूरत नहीं है. You got my point or not? Yes. अब एक और चीज समझना आप लोग, इधर देखना. अब हुआ क्या, यहां बड़ा प्लानिंग वाला काम हुआ. कैसे इन्होंने फिर क्लेरिफाई किया, समझने की कोशिश करना. हाँ इधर देखना, इधर देखना, इधर देखना, सब लोग इधर देखो. जैसे ये तुम्हारा बीबी वर्चुअल है और ये तुम्हारा अमेजॉन है. अमेजॉन एंड बीबी वर्चुअल. अब समझना. हाँ हुआ क्या, अमेजॉन ने यहां पे इस साल में टोटल सेल जो की वो 50 लाख की. टीडीएस 50 लाख पे कटना चाहिए, लेकिन हुआ क्या, ये 50 लाख में से अमेजॉन ने क्या किया, जहां पे ये प्रोडक्ट लिस्ट किया था ना, उसमें कुछ प्रोडक्ट के नीचे सीधा हमारा बैंक अकाउंट दे दिया. हमारा बैंक अकाउंट है वो दे दिया. तो अमेजॉन ने 50 लाख का सेल किया. किसको, कस्टमर को. कस्टमर मान लो स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट्स को बुक सेल की, वो 50 लाख की. और इस 50 लाख की बुक में से हुआ क्या कि बेटा 30 लाख रुपए ना वो सीधा हमारे बैंक अकाउंट में आ गया. हमारे बैंक अकाउंट में 30 लाख तो हमने पहले ही रिसीव कर दिया. भाई मान लो 2-3 तरह की बुक थी, तो अमेजॉन ने क्या किया, अपनी वेबसाइट पे वहां लिखा, हमारा बैंक अकाउंट अटैच कर दिया कि ये जो सेल होगी सीधा तुम्हारे बैंक अकाउंट में आएगी. तो कंसिडरेशन जो है ना, ये स्टूडेंट से सीधा हमने रिसीव किया, लेकिन सेल किसने की, अमेजॉन ने. अमेजॉन ने 50 लाख की सेल की और उस 50 लाख में से 30 लाख रुपया सीधा बीबी वर्चुअल को मिल गया अकाउंट में. किससे, सीधा स्टूडेंट से बीबी वर्चुअल को मिल गया. और 20 लाख रुपया है वो अमेजॉन के पास आया. भाई इसमें से जो 20 लाख रुपया है वो अमेजॉन के पास आया. अब अमेजॉन क्या करता है कि 20 लाख रुपए में से उनका कमीशन काटता है. कमीशन मान लो 10 लाख है और 10 लाख रुपया है वो फिर बीबी वर्चुअल को दे देता है. 10 लाख रुपया वो बीबी वर्चुअल्स को दे देता है. क्वेश्चन ये आता है कि इसमें टीडीएस कितने पे कटेगा, क्या सिर्फ 20 लाख पे कटेगा या फिर पूरे 50 लाख पे कटेगा. राइट आंसर इज पूरे 50 लाख पे कटेगा. ऐसा क्लेरिफाई किया हुआ है सेक्शन में ही. सेक्शन में ही लिखा हुआ है कि अगर कस्टमर से मान लो कुछ पैसा ऐसा है जो सीधा आपके कस्टमर से ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को मिल जाता है, तो उस केस में भी ई कॉमर्स ऑपरेटर को उस अमाउंट पे भी टैक्स है वो टीडीएस काटना पड़ेगा 1% और 0.75%. यू गॉट माई पॉइंट और नॉट. अरे बोलो समझा कि नहीं समझा, समझा. लिखो. तो उसके नीचे जो अपन एडिशनल पॉइंट लिख रहे थे, एडिशनल पॉइंट नंबर 1 लिख लिया था, लिखो एडिशनल पॉइंट नंबर 2. एडिशनल पॉइंट नंबर 2 लिखो. अंडर दिस सेक्शन TDS deductible on gross amount of sale. Under this section, TDS deductible on gross amount of sale of goods, on gross amount of sale of goods slash services, goods slash services, full stop, full stop. तो आपने क्या लिखा, अंडर दिस सेक्शन टीडीएस डिडक्टिबल ऑन द ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स स्लैश सर्विसेज, फुल स्टॉप. फॉर दिस पर्पस एनी पेमेंट मेड बाय परचेजर ऑफ गुड्स, एनी पेमेंट मेड बाय परचेजर ऑफ गुड्स और सर्विसेज directly to e-commerce participant, directly to e-commerce participant, comma directly to e-commerce participant, comma facilitated की स्पेलिंग क्या लिखोगे, FACILITATED, FACILITATED, हाँ TATED, दैट इज फैसिलिटेड. फैसिलिटेड मतलब किसके थ्रू हुआ है, ठीक है. फैसिलिटेड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर, फैसिलिटेड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर, कॉमा
shall be included in the gross amount, shall be included in the gross amount, shall be included in the gross amount for the purpose of TDS, shall be included in the gross amount for the purpose of TDS. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ई कॉमर्स मीन्स, नेक्स्ट पॉइंट मतलब अपन कुछ डेफिनेशन लिख रहे हैं, ई कॉमर्स का मतलब क्या होगा। ई कॉमर्स मीन्स e-commerce means supply of goods or service or both. E-commerce means supply of goods or service or both over digital network, over digital or electronic network, over digital or electronic network, over डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क। उसके बाद लिखो नेक्स्ट लाइन में, ई कॉमर्स ऑपरेटर मीन्स, ई कॉमर्स ऑपरेटर मीन्स अ पर्सन हु ओन्स, अ पर्सन हु ओन्स, OWNS, ओन्स, कॉमा ऑपरेट्स, अ पर्सन हु ओन्स, कॉमा ऑपरेट और मैनेज, और मैनेज डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म फॉर ई कॉमर्स, फॉर ई कॉमर्स। एग्जाम्पल में लिख लो Amazon, फ्लिपकार्ट एटसेट्रा एटसेट्रा, Amazon, फ्लिपकार्ट एटसेट्रा एटसेट्रा, Amazon, फ्लिपकार्ट एटसेट्रा एटसेट्रा। उसके बाद लिखो ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट मीन्स, ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट मीन्स, ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट मीन्स अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, a person resident in India selling goods or services, selling goods or services or both, selling goods or services or both through digital or electronic platform, through digital or electronic platforms, थ्रू डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स। चलो उसके बाद लिखो लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट लिखो, इफ टीडीएस डिडक्टेड अंडर दिस सेक्शन, इफ टीडीएस डिडक्टेड अंडर दिस सेक्शन then TDS cannot be deductible, if TDS deducted under this section then TDS cannot be deductible under any other section, if TDS deducted under this section then TDS cannot be deductible under any other section, then TDS cannot be deductible under any other section। चलो डन। सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ योर टॉपिक सेक्शन 194O वाली सेक्शन, ठीक है, दैट इज द TDS वाली। चलो अब सर इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल लिखवा लो, तो मैंने एग्जांपल सीधा आपको कॉम्पैक्ट बुक में दे रखा है। आपके पास कॉम्पैक्ट बुक अगर आ गया हो तो ठीक है, नहीं आया है तो आ जाएगा, टेंशन मत लो करके, ठीक है। कुछ दिन में आपके पास कॉम्पैक्ट बुक आ जाएगा, तो सीधा आप अपने कॉम्पैक्ट बुक पे आ जाओ। अभी आपके पास अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। चलो एक एग्जाम्पल दे रखा है मैंने ऑन द पेज नंबर 197, अगर आपके पास बुक है तो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। चलो तो एक एग्जांपल दे रखा है ऑन द पेज नंबर 197 पे, और ये एग्जांपल क्या बोलता है समझने की कोशिश करना। बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड एक ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट है, ठीक है। बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड एक ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट है, सेलिंग बुक्स, ये बुक्स सेल करते हैं, दैट इज द कॉम्पैक्ट बुक है, थ्रू द Amazon in, that is e-commerce operator wants to know about the TDS implication in the following cases। आपको पूछ रहे कि भैया TDS इस केस में कटेगा या नहीं। तो पहला एग्जांपल,
During the previous year 2021, Amazon has sold books of 32 lakh and transferred rupees 25.60 lakh to BB Virtuals on 31st March 2021 after deduction commission of 20% of the sale. टीडीएस कितने पे घटेगा? तो देखो अमेजोन ने टोटल जो सेल किया था बुक्स का 32 लाख का, और 32 लाख में से उसका 20% उन्होंने टीडीएस काट लिया। बट मुझे क्या मतलब 20% टीडीएस पर्पस के लिए, तो मैं पूरा 30 लाख लूंगा, 32 लाख लूंगा। तो 32 लाख का आप कितना परसेंट करोगे? 0.75%। तो 0.75% इट्स कम्स टू द 24,000 रुपीज का टीडीएस काटेगा कौन? अमेजोन। तो इन दिस केस अमेजोन इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट द टीडीएस एट द रेट 1% और 0.75% ऑफ ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल दैट इज 32 लाख। तो उस पर 24,000 का टीडीएस कट जाएगा। अब एक और चीज समझना, नेक्स्ट पार्ट। सपोज इन द अबोव एग्जांपल Amazon credit and paid amount is as follows। तो देखो टीडीएस कब कटता है? क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। वो 5-6 केस एक्सेप्शन थे, उसको छोड़ के तो हर जगह टीडीएस कब कटता है? पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। तो देखो ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल इतना है 12 लाख, नेट इतना है, नेट मतलब आफ्टर टीडीएस करेगा, आफ्टर उनका कमीशन के बाद, ठीक है। क्रेडिट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कब किया? गवर्नमेंट, और उनको जो पे किया मतलब वो पैसा पे कब किया, तो टीडीएस है वो कितना काटना और टीडीएस कब काटना है। तो मैं बताऊं पहले तो विच एवर इज अर्लियर वाला। तो सिंपल सी बात है 31 दिसंबर और 7 जनवरी में आप 31 दिसंबर लोगे विच एवर इज अर्लियर, 31 जनवरी एंड 9 फरवरी में 31 जनवरी लोगे, 31 मार्च एंड 15 मई में आप 31 मार्च लोगे। तो ये तो तुमको पहले जो पहले वाला इवेंट है तब काटना है। कितना टीडीएस काटना है? तो आपको टीडीएस काटना है बेसिकली ग्रॉस अमाउंट पे। ये जो ग्रॉस अमाउंट है उस पे काटोगे 1% और 0.75%। तो यहां पे आपको देखोगे यहां मैंने 1% लिया है, प्रैक्टिकली इस साल है तो यहां पे 0.75% होना चाहिए, बट मैंने यहां पे सब जगह 1% लिया है एग्जाम्पल में। बट इट शुड बी 0.75% इस साल में ड्यू टू द कोविड। बट मेरे को तो ये एग्जाम्पल अगले साल भी कैरी करता है ना, इसके लिए मैंने 1% कैलकुलेट किया है, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। Suppose in the above example, gross amount is only 4.5 lakh instead of 32 lakh। ग्रॉस अमाउंट है यहां पे जो 32 लाख था कि भैया बीबी वर्चुअल्स जो है करके, ठीक है, वो बीबी वर्चुअल्स की बुक्स है वो बेच रहा था कौन? अमेजॉन। और ग्रॉस अमाउंट 32 लाख था। 32 लाख की जगह अगर मान लो सिर्फ 4.5 लाख होता तो भी क्या टीडीएस काटना पड़ता है या नहीं? आंसर इज यस। वो एक्सेप्शन क्या था पता है? जब पेई इंडिविजुअल एचयूएफ होना चाहिए। बीबी वर्चुअल क्या इंडिविजुअल एचयूएफ है? ना बाबा ना। बीबी वर्चुअल इज नॉट अ इंडिविजुअल एचयूएफ। तो उस केस में बेटा, उस केस में क्या होता कि भैया आपको टीडीएस तो भी काटना पड़ा। एक्सेप्शन ऑफ टीडीएस अप्लाई ओनली इन केस ऑफ इंडिविजुअल एचयूएफ ई-कॉमर्स पार्टिसिपेंट। हियर बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड इज अ कंपनी, सो टीडीएस अप्लाई एट द रेट 1% और 0.75% ऑफ द 4.5 लाख। मींस 4.5 लाख पे आपको 0.75% या 1% की रेट से टीडीएस काटना पड़ेगा। चल उसके बाद केस नंबर 4 पे चलते हैं। Suppose in the case 3, assessee is a BB, Mr. BB instead of BB Virtuals Private Limited. BB furnishes pen and Aadhaar to the Amazon. तो क्या TDS काटना पड़ेगा? In this case TDS is not applicable. Next part. Suppose in case 1, Amazon sold books of 32 lakh, but the amount of 15 lakh directly received by the BB Virtuals Private Limited from customer, and remaining received from the Amazon that is 10.6 lakh after commission of 20% on 32 lakh। TDS कितने पे आएगा? पूरे 32 पे आएगा। In this case Amazon is required to deduct TDS at the rate 1% or 0.75% on the gross sale amount of 32 lakh, means 24,000 इसमें TDS आएगा। Done। So this is the कंप्लीशन ऑफ टीडीएस की जितनी भी सेक्शन थी वो यहाँ पे टीडीएस की सेक्शंस है वो आपकी कंप्लीट हो जाती है। और मैंने आपको इन डिटेल सब सेक्शंस के बारे में डिस्कस करवाया 194 ओ तक। अब अपन पढ़ेंगे कुछ कॉमन पॉइंट्स, मतलब कुछ नोट्स रिलेटेड टू द टीडीएस। तो अब एक काम करो, आ जाओ, इसके बाद में आप कुछ लिखना चालू करोगे। ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन। हाँ तो देखो हम चालू कर रहे हैं अब, दैट इज सम नोट्स related to some notes related to TDS। तो TDS से रिलेटेड हम कुछ नोट्स है वो हम पढ़ने वाले हैं। सम नोट्स रिलेटेड टू टीडीएस। चलो हेडिंग दे दो, सम नोट्स रिलेटेड टू टीडीएस। और यहां पे अपन कुछ नोट्स है वो अपन पढ़ेंगे टीडीएस से रिलेटेड। पहला नोट, एक बात बताओ, जब भी टीडीएस की बात आती है कहीं पे भी,
और वहां पे अगर मान लो सर्विस है, सर्विस पहली चीज मैं बोल रहा हूं सर्विस, ठीक है, पहली चीज मैं बोल रहा हूं सर्विस, और उस सर्विस वाले अमाउंट में अगर कोई जीएसटी अमाउंट जुड़ा हुआ है, जीएसटी अमाउंट जुड़ा हुआ है, तो जीएसटी वाले अमाउंट पे टीडीएस नहीं कटता। मैं क्या बोल रहा हूं, सर्विस पे जीएसटी। अगर कोई सर्विस है और सर्विस पे जीएसटी अमाउंट जुड़ा हुआ है तो जीएसटी वाले अमाउंट पे टीडीएस नहीं कटेगा। एक एग्जांपल लेता हूं, आप समझने की कोशिश करना। इधर देखो, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और चार्टर्ड अकाउंटेंट ने क्या किया, एक प्रोफेशनल फीस का बिल बनाया और उसने बोला कि मेरा जो प्रोफेशनल फीस है वो मान लो 1 लाख रुपया है। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करेगा, प्रोफेशनल फीस पे जीएसटी भी तो ऐड करेगा, तो उसने इसमें ऐड किया जीएसटी, कस्टमर का 18%, प्रोफेशनल फीस इज अ सर्विस, तो 18% जीएसटी आपका 18,000 आ गया, टोटल आ गया 1 लाख और 18,000। अब एक बात बताओ, जब क्लाइंट पेमेंट करेगा किसको, चार्टर्ड अकाउंटेंट को, जो क्लाइंट है वो क्लाइंट ने पेमेंट किसको किया, चार्टर्ड अकाउंटेंट को। तो क्लाइंट ने जब चार्टर्ड अकाउंटेंट को पेमेंट किया, किसको पेमेंट किया, चार्टर्ड अकाउंटेंट को, क्लाइंट ने चार्टर्ड अकाउंटेंट को पेमेंट किया। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को जब पेमेंट किया तो पेमेंट करते टाइम सर कितने का पेमेंट करना है, 1,18,000 का करना है, बिकॉज बिल कितने का, 1,18,000 का। लेकिन टीडीएस काटना पड़ेगा, आंसर इज यस, प्रोफेशनल फीस है वो 30,000 से ज्यादा है, टीडीएस काटना पड़ेगा। बट टीडीएस किस पे काटे, क्या पूरे 1,18,000 पे काटे या सिर्फ 1 लाख पे काटेंगे चलेगा, राइट आंसर है सिर्फ 1 लाख पे काटोगे चलेगा। मींस ये जो जीएसटी वाला अमाउंट आप पे कर रहे हो इस पे टीडीएस नहीं कटता, इस पे टीडीएस नहीं काटोगे तो भी चलेगा। तो मैं बताऊं यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा कि जब भी आप उसको पेमेंट करोगे तो आपको 1 लाख रुपए में से ही टीडीएस काटना है। तो टीडीएस आपका 1 लाख में से मान लो 7.5%, तो आपका 92,500 हुआ, तो 92,500 प्लस जीएसटी का अमाउंट और आप उसको दोगे, तो 92,500 प्लस जीएसटी का अमाउंट 18,000, तो भैया आपको नेट पेमेंट कितना करना है, 1,10,500, 1,10,500 आपको नेट पेमेंट करना पड़ेगा। तो इन सिंपल वर्ड में आपको बता दूं कि भैया कहीं पे भी अगर मान लो कहीं पे भी जीएसटी कंपोनेंट है, सर्विस का जीएसटी, गुड्स का नहीं है, सर्विस का जीएसटी। अगर कहीं पे सर्विस का जीएसटी अमाउंट जुड़ा हुआ है तो आपको जीएसटी वाले अमाउंट पे टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, जो नेट अमाउंट रहेगा उस पे आप टीडीएस काटोगे। एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रोफेशनल फीस 1 लाख, उस पे जीएसटी 18,000, 1,18,000 हो गया करके, ठीक है। तो 1,18,000 आपको पेमेंट करना है, पेमेंट 1,18,000 नहीं करोगे आप, टीडीएस काटोगे। टीडीएस कितने पे काटना है, 1,18,000 पे या सिर्फ 1 लाख पे, राइट आंसर इज ओनली 1 लाख पे आप टीडीएस काटोगे। तो लिखो ऐसा एक सीबीडीटी का सर्क्यूलर है, तो लिखो एज पर सीबीडीटी सर्क्यूलर नंबर 23/2017, एज पर सीबीडीटी सर्क्यूलर नंबर 23/2017, as per CBDT circular number 23/2017, TDS is not deductible on the GST component, component COMPONENT, on GST component on services, on the GST component on the services। लाइक जैसे रेंट है, आपने बिल्डिंग भाड़े पे दी, तो बिल्डिंग भाड़े पे दोगे तो वहां पे भी तो आप भैया जीएसटी लोगे। तो जब आप बिल्डिंग भाड़े पे दोगे वहां पे भी आप जीएसटी लोगे। जो बिल्डिंग है वो बिल्डिंग आपने भाड़े पे भी दी तो वहां पे भी आपने जो है वो जीएसटी लिया, तो वो जीएसटी वाले कंपोनेंट पे टीडीएस नहीं कटेगा, बाकी वाले पे टीडीएस कटेगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? अरे बोलो ना, समझा कि नहीं समझा? समझा। चलो अब एक और चीज समझना, उसके बाद नोट नंबर 2 लिखो। नोट नंबर 2 लिखो, नो टीडीएस if payee is central government, if payee is central government comma state government, no TDS if payee is central government comma state government comma RBI comma statutory corporation, comma any mutual fund,
no TDS if payee is central government, comma state government, comma RBI, comma statutory corporation, any mutual fund. उसके बाद नोट नंबर 3 लिखो। नोट नंबर 3 में हेडिंग दो सेक्शन 197। नोट नंबर 3 के लिए हेडिंग दो सेक्शन 197। और 197 क्या होता है, एक एग्जांपल लेता हूं, इधर देखो, मेरी तरफ देखो। जैसे मेरे को लास्ट ईयर का बड़ा लॉस है, मेरा लास्ट ईयर का बहुत लॉस है, फॉर एन एग्जांपल मेरा लास्ट ईयर का लॉस है, ठीक है, मेरा बिजनेस है, मेरा लास्ट ईयर का लॉस है। अब इस साल में मुझे जो भी पेमेंट मिलेगा उस पे टीडीएस तो कटेगा ही भाई, मुझे जो भी पेमेंट मिलेगा इस साल में उस पे मेरा टीडीएस तो कटने ही वाला है, भले मेरा लास्ट ईयर लॉस था या क्या था, उससे क्या मतलब होता है। अगर मान लो मेरा लास्ट ईयर में बहुत ज्यादा लॉस है, इस साल जो भी इनकम आएगी मेरा तो लास्ट ईयर का लॉस सेट ऑफ हो जाएगा, कुछ टैक्स वैक्स तो नहीं आएगा। बट भैया एक बात बताओ, जो मुझे इस साल में जो लोग पेमेंट करेंगे प्रोफेशनल फीस का वगैरह, उस पर टीडीएस तो कटेगा ही। तो इसमें एक ऑप्शन है कि मैं क्या करूंगा पता है, मैं जाऊंगा इनकम टैक्स ऑफिसर के पास, मैं इनकम टैक्स ऑफिसर के पास जाके और उसको ये बोलूंगा कि आप एक काम करो ना सर प्लीज, आप है ना, देखो मेरा लास्ट ईयर का लॉस है, आपको भी पता है, मैं ऐसा उनको बोलूंगा, कन्विंस करूंगा, मैं बोलूंगा कि सर देखो ना मेरा लास्ट ईयर का बड़ा लॉस है, मेरा इनकम तो कुछ होने वाला है नहीं, और जो भी इनकम होगा वो तो सेट ऑफ हो जाएगा लॉसेस से, सर मेरे को टैक्स भरना कुछ आएगा नहीं, बट सर इस बार मेरा पूरा टीडीएस तो कट ही रहा है, हर जगह से पेमेंट मिल रहा है सर, टीडीएस कट रहा है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि सर आप प्लीज प्लीज प्लीज, मैं उसको प्लीज बोलूंगा, सर आप प्लीज मुझे एक सर्टिफिकेट दे दो ना, सर्टिफिकेट दे दो कि मेरा टीडीएस नहीं कटना चाहिए, या फिर ऐसा सर्टिफिकेट दो कि कम रेट से कटे, 7.5% या 10% प्रोफेशनल फीस पे बहुत ज्यादा है सर, आप ऐसा लिख के दे दो मेरा टीडीएस सिर्फ 1% से कटे। तो अगर इनकम टैक्स ऑफिसर सेटिस्फाइड हो जाता है, मींस डिपार्टमेंट वाले सेटिस्फाइड हो जाते हैं और उनको लगता है कि आपका जेन्युइन केस है, क्योंकि आपके पुराने बहुत लॉस है या लॉसेस है, उसकी वजह से आप क्या करोगे, इस साल की जो इनकम होगी उससे तो लॉसेस आप सेट ऑफ कर लोगे, और इनकम से जब आप लॉसेस को सेट ऑफ करोगे तो आपको अल्टीमेटली कोई भी टैक्स तो आने वाला नहीं है। तो इस केस में वो आपको एक सर्टिफिकेट दे सकता है, उस सर्टिफिकेट को बोला जाता है लोअर डिडक्शन और नो डिडक्शन सर्टिफिकेट। क्या बोला जाता है, लोअर डिडक्शन और नो डिडक्शन सर्टिफिकेट। तो अगर मेरे पास वो सर्टिफिकेट आया तो इनकम टैक्स वाले जो सर्टिफिकेट देंगे वो मैं ले जाके किसको दूंगा, मेरे पेयर को, मींस जो मुझे कुछ पेमेंट करेगा उसको बोलूंगा ये देख सर्टिफिकेट है मेरे पास, मेरा टीडीएस नहीं काटता है, तो वो मेरे को एक जेरोक्स देना पड़ेगा उसको सर्टिफिकेट का, और जैसे ही मैं जेरोक्स दे दूंगा तो वो फिर क्या करेगा, मेरा टीडीएस नहीं काटेगा, वो फिर क्या करेगा, मेरा टीडीएस है वो मेरा टीडीएस नहीं काटेगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? अरे बोलो ना, समझा कि नहीं समझा? समझा तो लिखो 197 में चाहिए तो हेडिंग दे दो लोअर डिडक्शन और नो डिडक्शन सर्टिफिकेट, इसको हेडिंग दो पहले, लोअर डिडक्शन, लोअर और नो डिडक्शन सर्टिफिकेट, लोअर डिडक्शन और नो डिडक्शन सर्टिफिकेट। यहां पे लिखो, इसमें जैसा मैं लिखवाता हूं, लिखो वेयर टोटल इनकम, वेयर टोटल इनकम, वेयर टोटल इनकम और रिसिप्ट ऑफ इनकम, और रिसिप्ट ऑफ इनकम, where total income or receipt of income is not liable to tax, is not liable to tax, is not liable to tax, or taxable at lower rate, or taxable at lower rate, then assessee can apply to AO, then assessee can apply to AO, AO means assessing officer, AO, then assessee can apply to AO, then assessee can apply to AO to issue certificate for no deduction, to issue certificate for no deduction or lower deduction of TDS, AO to issue certificate for no deduction or lower deduction of TDS, or lower deduction of TDS, full stop. In such case, payer shall deduct TDS
in such case payer shall deduct TDS as per rate given in certificate, डन। चलो अब एक बात समझना, एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट आता है। इधर देखो सब लोग, इधर देखो। चलो ये आपको समझा ना? हाँ। अब एक बात समझना, ये था सर्टिफिकेट कि भाई आपको इनकम टैक्स ऑफिसर से सर्टिफिकेट ले लो कि भाई हमारा तो इनकम टैक्सेबल नहीं है सर, या कम टैक्स लग रहा है सर, हमारे तो लॉसेस है पुराने, प्लीज आप सर्टिफिकेट दे दो जिससे कि जो हमको इनकम देगा वो हमारा टीडीएस ना काटे। तो अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सही लगता है तो वो आपको सर्टिफिकेट देंगे, और वो सर्टिफिकेट आप बताओगे तो फिर आपका टीडीएस नहीं कटेगा। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से लेना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद एक और सेक्शन लिखो 197A, 197A लिखो, 197A, दैट इज हेडिंग दे दो डिक्लेरेशन, हेडिंग दे दो डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन डिक्लेरेशन इन द फॉर्म 15G 15H। ये क्या होता है? सिर्फ हेडिंग आपने ये दिया, डिक्लेरेशन इन द फॉर्म ऑफ 15G एंड 15H, डिक्लेरेशन इन द फॉर्म 15G 15H। ये क्या होता है? मेरी तरफ देखो सब लोग, पहले मेरी तरफ देखो सब लोग, इधर देखो। देखो गाइस, लॉ मेकर्स बोलते हैं कि अगर आपको कोई इनकम हो रहा है और वो इनकम कौन से सेक्शन में हो रहा है, या तो 192A वाला इनकम है। 192A क्या होता है? ईपीएफ का पेमेंट। या फिर 193 वाला है, 193 आपका इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। या फिर 194A वाला है। 194A कौन सा होता है? 194A इज इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। या फिर 194DA है। 194DA कौन सा होता है? वो इंश्योरेंस एज, वो इंश्योरेंस का मैच्योरिटी। या फिर 194I है। 194I इज फॉर रेंट। मतलब ये 5 सेक्शन में आपको कोई इनकम होती है। अगर आपको कोई इनकम हो रही है, ये 5 सेक्शन में हो रही है, कौन कौन सा? या तो 192A वाला, 192A इज ईपीएफ का पेमेंट, 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, 194 है इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, 194DA दैट इज डेथ आफ्टर इंश्योरेंस एजेंट से जो कमीशन मिलता था, सॉरी इंश्योरेंस जो करवाते थे आप, और वो इंश्योरेंस जब आप करवाते थे तो इंश्योरेंस जो आप करवाते थे, इंश्योरेंस का मैच्योरिटी अमाउंट 1 लाख या उससे ज्यादा है तो मैच्योरिटी प्रीमियम। एंड 194I को आपको क्या देना पड़ता था? रेंट। तो बेटा ये 5 सेक्शन में अगर आपको कोई इनकम मिलता है, मींस यू आर गोइंग टू रिसीव द इनकम इन दिस 5 सेक्शंस। ये 5 सेक्शन में अगर आपको कोई भी इनकम मिलता है, ये 5 सेक्शन में इनकम मिलता है, और आपका इनकम बेसिक एग्जेम्पशन से ज्यादा नहीं है, आपका इनकम बेसिक एग्जेम्पशन से ज्यादा नहीं है, मींस योर इनकम इज नॉट मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन, तो आपको टैक्स भरने को तो आएगा ही नहीं, आपको टैक्स भरने को तो आएगा ही नहीं। तो उस केस में लॉ मेकर्स बोलते हैं कि जो ये इनकम आपको दे रहा है ना, इसमें नॉर्मली मेनली तो इंटरेस्ट के केस में होता है, जो बैंक एफडी पे इंटरेस्ट वगैरह मिलता है उसके केस में। तो आप एक काम करो, उनको जो है ना, जो बैंक एफडी पे इंटरेस्ट वगैरह आपको दे रहा है, बैंक को आप डिक्लेरेशन दे दो, ये बता दो कि हमारा इनकम बेसिक एग्जेम्पशन से ज्यादा नहीं है, तो प्लीज आप हमारा टीडीएस मत काटो। तो बैंक टीडीएस नहीं काटेगी, आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, या तो फॉर्म नंबर 15G में या 15H में। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, इधर देखना। मेरी मम्मा जो है, मम्मा का और कोई भी इनकम नहीं है, मम्मा का सिर्फ एक एफडी है। मम्मा के केस में सिर्फ एक एफडी है, फिक्स डिपॉजिट है, और वो फिक्स डिपॉजिट किसके साथ में है? आईसीआईसीआई बैंक के साथ में। मान लो आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड है, और आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के साथ में मम्मा का एक एफडी है बस, और उस एफडी पे मम्मा को जो इंटरेस्ट मिला ना, वो 70,000 का इंटरेस्ट है पूरे साल का। पूरे साल का 70,000 का इंटरेस्ट है जो मेरी मम्मा को मिला। कितना मिला? 70,000 का। तो 70,000 का इंटरेस्ट जो है वो मेरी मम्मा को मिला। कितना? 70,000 का इंटरेस्ट है वो मेरी मम्मा को मिला। अब मुझे एक बात बताओ, क्या और कोई इनकम है ही नहीं मम्मी की? तो मम्मी का इनकम है वो बेसिक एग्जेम्पशन से ज्यादा नहीं है, मम्मी को टैक्स नहीं भरना पड़ेगा।
तो मम्मी को जब टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, लेकिन बैंक तो बेटा 40,000 से ज्यादा का इंटरेस्ट पे करती है, तो टीडीएस काटेगी। अपन ने देखा था ना 194A में कि अगर बैंक है वो 40,000 से ज्यादा का इंटरेस्ट पे करती है तो बैंक है वो टीडीएस काटेगी। तो यहां पे टीडीएस तो कटेगा, आंसर इज यस, बैंक इस पे टीडीएस काटेगी 10% की रेट से। तो यहां मेरी मम्मी के पास में ये ऑप्शन है कि मम्मी की इनकम जो है वो इन 5 सेक्शन में से किसी से है, आंसर इज यस, क्योंकि 194A इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी वाला है। और तो मम्मा क्या करेगी पता है, मेरी मम्मा यहां आईसीआईसीआई बैंक को एक फॉर्म नंबर 15G में एक डिक्लेरेशन दे देगी कि मेरी इनकम बेसिक एग्जामिशन से ज्यादा नहीं है, आप मेरा टीडीएस मत काटो। तो बैंक मेरी मम्मी का टीडीएस नहीं काटेगा। सो सिंपल कि मेरी जो मम्मी है वो मम्मी क्या करेगी, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड को एफडी का जो इंटरेस्ट आ रहा है उसके लिए एक डिक्लेरेशन दे देगी कि मेरी इनकम जो है, मतलब मम्मी की जो इनकम है वो बेसिक एग्जामिशन से ज्यादा नहीं है, तो उस पे आप टीडीएस मत काटो। तो इस केस में जो बैंक है वो बैंक क्या करेगी, टीडीएस नहीं काटेगी, क्योंकि मम्मी ने डिक्लेरेशन दे दिया। अब आप बोलोगे ये 15G और 15H किसके लिए देते हैं? 15G नॉर्मल पर्सन के लिए, 15H सीनियर सिटीजन के लिए। जो सीनियर सिटीजन होता है उसके लिए 15H देते हैं। तो बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है। देखो, आपकी इनकम बेसिक एग्जामिशन से ज्यादा ही नहीं है, 2.5 लाख से ज्यादा ही नहीं है, और आपको इनकम कौन सा होता है, या तो ईपीएफ का, या इंटरेस्ट मिलता है करके, ठीक है, या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी है, या रेंट मिलता है, और आपकी इनकम बेसिक एग्जामिशन से ज्यादा नहीं, तो आगे वाले को आप डिक्लेरेशन दे दो। क्या दे दो? आप आगे वाले को आप डिक्लेरेशन दे दो कि भैया मेरा इनकम है वो बेसिक एग्जामिशन से ज्यादा नहीं है, मेरा इनकम बेसिक एग्जामिशन से ज्यादा नहीं है, तो हमारा टीडीएस मत काटो। तो आगे वाला पर्सन है वो आपका टीडीएस नहीं काटेगा, अगर आपने डिक्लेरेशन दे दिया अंडर सेक्शन 15G या 15H। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? अरे बोलो ना, समझा कि नहीं समझा? समझा समझा समझा? यस। चलो लिखो जैसा मैं लिखवाता हूं, लिखो जैसा मैं लिखवाता हूं, लिखो। Where income of assessee is less than basic exemption, where income of assessee is less than basic exemption, then in case of section 192A, then in case of section 192A, 192A ये लिखा हुआ, ये 192A, कॉमा 193, कॉमा 194A, कॉमा 194DA, कॉमा 194I, 194I, कॉमा assessee can give a self declaration, assessee can give a self declaration, assessee can give a self declaration in the form number 15G/15H, in the form number 15G/15H for non deduction of TDS. फॉर नॉन डिडक्शन ऑफ टीडीएस। अब एक बात समझना आप लोग, यहां पे एक और इंटरेस्टिंग पार्ट आता है, मेरी तरफ देखो, एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये आता है, इधर देखना, सब लोगों का ध्यान इधर होना चाहिए। एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये आता है कि मेरी मम्मा जो है आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड जो है, आईसीआईसीआई बैंक, पहले मैंने क्या बोला कि मेरी मम्मा को इंटरेस्ट मिलता है। वो इंटरेस्ट कितना मिलता है? अगर मान लो जो इंटरेस्ट मिलता है वो इंटरेस्ट 70,000 मिलता है, इंटरेस्ट 70,000 का है, तो मम्मा ने डिक्लेरेशन दे दिया, आईसीआईसीआई बैंक ले लेगा, आईसीआईसीआई बैंक मम्मी का टीडीएस नहीं काटेगा। अब एक बात समझना, हुआ क्या, मम्मा को यहां से इंटरेस्ट मिलता है, वो इंटरेस्ट 3.5 लाख रुपए मिलता है, मींस 3,50,000 का इंटरेस्ट मिलता है मम्मा को। एंड मम्मा ने फिर क्या करवाया, इसमें से एटीसी में पैसा डाला, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली, एटीसी में पैसा डाला। तो एटीसी में मान लो मम्मी ने 1,20,000 डाल दिया एटीसी में, तो मम्मी को 1,20,000 का यहां डिडक्शन मिल गया। अब एक बात बताओ,
बचा कितना आपके पास में, तो 1,20,000 उसमें डाल दिया, तो बचा कितना आपके पास में, आपका 2,30,000 बच गया। तो मेरी मम्मी की नेट टैक्सेबल इनकम आई वो सिर्फ 2,30,000 है। मम्मा का नेट टैक्सेबल इनकम 2,30,000 है। तो मम्मा बोलती है कि मेरे को टैक्स तो भरने को नहीं आएगा, लेकिन क्या अब मम्मी यहां डिक्लेरेशन दे सकती है या नहीं? तो यहां लॉ मेकर्स क्या बोलते हैं पता है, कि जो बैंक जो ये इनकम दे रहा है ना, जो इनकम दे रहा है, जो इंटरेस्ट दे रहा है, ये इनकम जो दे रहा है, अगर ये खुद इनकम ही बेसिक एग्जम्पशन से ज्यादा है तो ये डिक्लेरेशन हम नहीं लेंगे। तो ये डिक्लेरेशन नहीं लेंगे मींस जो इनकम दी जा रही है दैट इनकम इटसेल्फ इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन, तो डिक्लेरेशन नहीं एंटरटेन की जाएगी, तो टीडीएस काटा जाएगा। यहां मेरी मम्मी बोलती है मेरी इनकम बेसिक एग्जम्पशन से ज्यादा है, ठीक है, लेकिन जो बैंक दे रहा है इनकम, बैंक 3.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट दे रहा है, दैट इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन, तो इस केस में जो है वो आपकी डिक्लेरेशन है वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, बैंक जो है वो आपकी डिक्लेरेशन नहीं लेगा। तो मैंने क्या बोला पहले, तो क्या भैया अगर आपकी नेट टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जम्पशन से ज्यादा है तो आप डिक्लेरेशन दे दो, आगे वाला टैक्स नहीं काटेगा। लेकिन जो इनकम आपको दी जा रही है ना, दी जा रही है, जो इनकम दी जा रही है, जैसे इन सेक्शन में जो आपको इनकम मिल रही है वो इनकम ही बेसिक एग्जम्पशन से ज्यादा है, मींस जो मिल रहा है वही बेसिक एग्जम्पशन से ज्यादा है, तो उस केस में तो आपका डिक्लेरेशन है वो डिक्लेरेशन एक्सेप्ट नहीं होगा, दे विल नॉट कंसिडर योर डिक्लेरेशन। मींस यहां पे क्या मम्मा की डिक्लेरेशन ली जाएगी? आंसर इज नो, यहां पे मम्मा की डिक्लेरेशन नहीं ली जाएगी। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? अरे बोलो ना, समझा कि नहीं समझा? समझा। यहां डिक्लेरेशन जो है वो डिक्लेरेशन नहीं ली जाएगी। तो नेक्स्ट लाइन में लिखो, नेक्स्ट लाइन में लिखो, नेक्स्ट लाइन में लिखो, लिखो नेक्स्ट लाइन में लिखो, लिखो इफ इनकम, इफ इनकम, इनकम कौन सी? ब्रैकेट में लिखो, ब्रैकेट में लिखो ये सेक्शन 192A, 193, 194A, 194DA एंड 194I। इफ इनकम ब्रैकेट में लिखो 192A, 193, 194A, 194DA एंड 194I। इफ इनकम मीन्स ये वाली इनकम, इनकम ब्रैकेट क्लोज, इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन, इफ मोर देन बेसिक एग्जम्पशन, मोर देन बेसिक एग्जम्पशन, बट एनटीआई नेट टैक्सेबल इनकम, बट एनटीआई is less than basic exemption, but NTI is less than basic exemption, less than basic exemption, then section 197A is not applicable. Then section 197A not applicable. Then section 197A is not applicable. Then section 197A is not applicable. Not applicable. वहीं पे लिखो ब्रैकेट में एक्सेप्ट सीनियर सिटीजन, एक्सेप्ट सीनियर सिटीजन, ब्रैकेट में लिखो एक्सेप्ट सीनियर सिटीजन, एक्सेप्ट सीनियर सिटीजन, एक्सेप्ट सीनियर सिटीजन, एक्सेप्ट सीनियर सिटीजन। एक्सेप्ट सीनियर सिटीजन का मतलब क्या हुआ? सीनियर सिटीजन है तो चलेगा, डिक्लेरेशन एक्सेप्ट होगी। मिस 15G एक्सेप्ट नहीं होगा, बट 15H तो एक्सेप्ट हो सकता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मेरी मम्मी का जो एज है वो एज मान लो 70 ईयर्स है, फॉर एन एग्जांपल। मेरी मम्मा की जो एज है वो एज मान लो 70 ईयर्स है। मम्मा की एज कितनी है? 70 ईयर्स। अब एक बात बताओ, मम्मा को यहां बैंक से इंटरेस्ट मिल रहा है वो 3,50,000 मिल रहा है, जो कि बेसिक एग्जाम्पशन 3 लाख की होती है, मम्मा उससे भी ज्यादा इंटरेस्ट है। तो इस केस में क्या डिक्लेरेशन एक्सेप्ट की जाएगी या नहीं? आंसर इज यस, इस केस में की जाएगी। सीनियर सिटीजन है तो चलेगा, भले इनकम ज्यादा है बट एनटीआई बेसिक एग्जाम्पशन से कम है, तो उस केस में बेटा यहां पे डिक्लेरेशन है वो एक्सेप्ट की जाएगी। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? मतलब सीनियर सिटीजन के केस में ऐसा किया जाएगा। सीनियर सिटीजन के केस में अगर टैक्स नहीं आ रहा है, भले वो इनकम बेसिक एग्जाम्पशन से ज्यादा है बट टैक्स नहीं आ रहा है, ड्यू टू सेक्शन 87A भी हो सकता है, ड्यू टू सेक्शन 87A या ड्यू टू डिडक्शन एंड ऑल, अगर टैक्स नहीं आ रहा है तो उस केस में उसकी जो है वो डिक्लेरेशन है वो एक्सेप्ट की जाएगी। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट?
अरे बोलो यस और नो, यस और नो, समझा कि नहीं समझा? समझा। तो अब एक बात समझना, मैंने आपको ये समझाया 197A करके, ठीक है। चलो उसके बाद लिखो ड्यू डेट्स ऑफ पेमेंट ऑफ टीडीएस, कि भैया टीडीएस काटते हो वो कब तक गवर्नमेंट को जमा करवाना पड़ेगा। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, जो भी आपका पॉइंट आता है वो लिखो, ड्यू डेट्स ऑफ पेमेंट ऑफ टीडीएस टू गवर्नमेंट। मीन्स गवर्नमेंट को टीडीएस कब तक जमा करवाना है आपका? ड्यू डेट्स ऑफ पेमेंट ऑफ टीडीएस टू गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट को टीडीएस आपको जमा करवाना पड़ेगा। अब एक बात समझना, टैक्स डिडक्टेड इन, जो भी आपका अप्रैल टू फेब, अप्रैल टू फेब, अगर अप्रैल टू फेब तक जो टीडीएस काटा, मीन्स अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन और फेब तक, मीन्स आपका अप्रैल टू फेब वाला जो टीडीएस है वो आपको गवर्नमेंट को जमा करवाना पड़ेगा बाय 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ, मीन्स अगले महीने की 7 तारीख को, बाय 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ। और जो भी तुम्हारा मार्च मंथ का टीडीएस है वो आपको जमा करवाना पड़ेगा बाय 30th अप्रैल ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। बाय 30th अप्रैल ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, मीन्स बेटा 30th अप्रैल, मार्च का अगले महीने के 30 दिन में, बट हर महीने का जो टीडीएस है, हर महीने का टीडीएस जो है वो अगले महीने की 7 तारीख। तो आपने क्या लिखा, जो भी आप अप्रैल से लेके फेब तक का टीडीएस काटते हो वो 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, और मार्च महीने का टीडीएस 30th अप्रैल तक, ठीक है। अगले साल की 30 तारीख, अगले साल की 30 तारीख सीधी सी बात हुआ ना, अगले महीने की 30 तारीख, ठीक है। तो जो मार्च में टीडीएस काटोगे, जैसे मान लो आपने मार्च में टीडीएस काटा मार्च 2021, तो 30th अप्रैल 2021 तक जमा करवाना है। अब एक चीज समझना, इसके नीचे एक नोट लिखो, जैसा मैं लिखवाता हूं, इसके नीचे नोट लिखो, इफ टीडीएस डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194 IA, 194 IB, 194 M, 3 सेक्शन मैंने लिखी है। कौन कौन सी? 194 IA मींस इमूवेबल प्रॉपर्टी आप एक्वायर करते हो, 194 IB मींस इमूवेबल प्रॉपर्टी भाड़े पे लेते हो, और 194 वो मिक्सर था ना, मिक्सर 3 सेक्शन में, वो कमीशन, ब्रोकरेज और कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रोफेशनल फीस 50 लाख से ज्यादा वो। तो इफ टीडीएस डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194 IA और 194 IB और 194 M, then TDS deposited to government within 30 days from the end of the month in which TDS was डिडक्टेड, मीन्स अगले महीने की 30 तारीख, 30 दिन के अंदर अगले महीने जमा करवाना पड़ेगा। मीन्स 7 तारीख नहीं है, अगले महीने की 30 तारीख। इफ टीडीएस डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194 IA, IB और 194 M, then TDS deposited to government within 30 days from the end of the month in which TDS was deducted along with रिटर्न, मीन्स टीडीएस का रिटर्न होता है, रिटर्न इन द फॉर्म 26QB, 26QC एंड 26QD, ये 3 फॉर्म होते हैं। अगर आपने 194 IA में काटा है तो आपको फॉर्म नंबर 26QB फिल करना है, 194 IB में काटा है तो 26QC, और 194 M में काटा है तो 26QD। ये 3 फॉर्म जो अलग अलग होते हैं, जिसमें आपको रिटर्न भी फाइल करना पड़ेगा 30 दिन में, और बेटा टैक्स भी गवर्नमेंट को भरना पड़ेगा 30 दिन में। देखो नॉर्मल टीडीएस कैसा है कि इस महीने में काटा तो अगले महीने की 7 तारीख,
बट अगर मान लो आपने मार्च महीने का टीडीएस है तो 30 अप्रैल। और एक बात बताओ, अगर आपने टीडीएस 194 आईए, आईबी और एम में काटा है तो अगले महीने के 30 दिन, मतलब जिस महीने में टीडीएस काटा उसके अगले महीने के 30 दिन के अंदर अंदर टीडीएस है वो गवर्नमेंट को जमा करवाना पड़ेगा, ठीक है, अलोंग विद द रिटर्न। अब एक और चीज समझना, इसके नीचे एक और नोट लिखो, नोट एक और लिखो कि इफ टीडीएस रिक्वायर टू डिडक्ट अंडर सेक्शन 194 IA, 194 IB, 194 IA, 194 IB, 194 M, then payer not require to obtain 10, not required to obtain 10 मतलब तुम्हारा टैक्स अकाउंट नंबर, जो 10 नंबर जो टीडीएस काटते हैं उनको एक 10 नंबर लेना पड़ता है। एक तो पैन नंबर होता है, एक होता है 10 नंबर, बट इसमें 10 नंबर नहीं लेना। अगर आपने जैसे प्रॉपर्टी खरीदी है मेरी मम्मा ने, या मेरी मम्मा ने घर भाड़े पे लिया, या मेरी मम्मा ने मान लो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह दिया है 50 लाख से ज्यादा, तो मेरी मम्मा को इसमें 10 नंबर लेने की जरूरत नहीं। इफ टीडीएस रिक्वायर्ड टू डिडक्ट अंडर सेक्शन 194 IA, IB और M, देन पेयर नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द 10 नंबर, नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 10 मींस टैक्स अकाउंट नंबर करके, ठीक है। He can file return means आपका TDS return, he can file return in form number 26QB, 26QC, 26QD with PAN number, means PAN number डाल के और आप अपना रिटर्न फाइल कर सकते हो TDS का। चलो डन। अरे बोलो डन। डन। चलो अब एक चीज समझना, इसके बाद अपन लिखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। लिखो, आपका ये पॉइंट था कि ड्यू डेट्स ऑफ पेमेंट ऑफ टीडीएस टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को टीडीएस कब तक जमा करवाना है। तो आपने लिखा कि अप्रैल से फेब तक का अगले महीने की 7 तारीख, मार्च का 30 अप्रैल तक करके, ठीक है। और ये 3 सेक्शन में टीडीएस काटा तो अगले महीने के 30 दिन में, अगले महीने के 30 दिन में, ठीक है। और अलॉन्ग विद उसमें एक रिटर्न भी फाइल करना पड़ता है 30 दिन के अंदर अंदर इन फॉर्म्स में। चलो अब एक बात समझना, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ड्यू डेट टू फाइल टीडीएस रिटर्न मींस अब आपने टीडीएस गवर्नमेंट को जमा तो करवाया, बट गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा आपने किसका टीडीएस काटा था, क्या था, सब डिटेल भी तो देनी पड़ेगी भाई। टीडीएस काट के गवर्नमेंट को जमा तो करवाया, बट आपने टीडीएस किसका काटा है, बीबी सर का काटा है, राहुल का काटा है, जय का काटा है, किसका टीडीएस काटा है, कितना काटा है, वो सब डिटेल किस में जाती है, रिटर्न में। और एक रिटर्न फाइल होता है, और वो रिटर्न फाइल करना पड़ता है क्वार्टरली। कैसे फाइल करना पड़ता है, क्वार्टरली। तो ड्यू डेट टू फाइल द टीडीएस रिटर्न, टीडीएस रिटर्न कब तक फाइल करना है, तो जो भी तुम्हारा क्वार्टर एंड होगा, क्वार्टर एंड, और जैसे ही क्वार्टर एंड होगा उसकी ड्यू डेट क्या रहेगी। तो देखो पहला क्वार्टर कब एंड होता है, 30 सितंबर या 30 जून होता है, कुछ भी, 30 जून, दूसरा 30 सितंबर, तीसरा तुम्हारा 31 दिसंबर होता है ना, 31 दिसंबर, चौथा तुम्हारा 31 मार्च। तो जो क्वार्टर एंड होता है ना, जैसे ही क्वार्टर एंड हो गया, उस क्वार्टर के एंड से अगले महीने के लास्ट डेट तक आपको रिटर्न फाइल करना है टीडीएस का। तो 30 जून वाले के लिए 31 जुलाई, 30 सितंबर के लिए 31 अक्टूबर, 31 दिसंबर के लिए 31 जनवरी। एंड देखो मार्च वाला जो रहेगा, मार्च का टीडीएस ही आपने 30 अप्रैल तक तो जमा करवाओगे, तो इसके लिए बोला है 31 मई। ये टीडीएस रिटर्न होते हैं। देखो रिटर्न का मतलब आपका ऐसा वो गोलमाल रिटर्न नहीं है। रिटर्न का मतलब कि आपने जो टीडीएस काटा है वो सही काटा है या नहीं, सही जमा करवाया है या नहीं, तो उसका सबका डिटेल जो है, मतलब उसका पूरा, मतलब यू कैन से दैट द विवरण जो है, हिंदी में बोल सकते हैं विवरण, कि टीडीएस किसका काटा, क्या काटा, पैन नंबर दिया था नहीं दिया, 20% काटा, 5% काटा, क्या काटा, कैसे काटा, उस सबका जो विवरण है वो टीडीएस रिटर्न में जाता है, ठीक है। और टीडीएस रिटर्न कब तक जमा करवाना पड़ेगा, तो जैसे ही क्वार्टर एंड हो जाता है, क्वार्टर एंड के अगले महीने के 31 तारीख तक। लेकिन ध्यान रखना मार्च वाला क्वार्टर जो एंड होगा उसके लिए 31 मई है।
यहां 31 मई क्यों है, उसका रीजन मैंने बताया कि देखो मार्च का टीडीएस आप कब तक जमा करवाओगे, मार्च का टीडीएस 30 अप्रैल तक जमा करवाओगे, तो उसका विवरण अगले महीने दैट इज 31 मई तक आपको देना पड़ेगा। डन, चलो डन बोलो, डन। चलो अब लिखो लास्ट नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द सेक्शन 200A। अब ये जो सेक्शन अभी पढ़ा रहा हूं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ये डेट आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है, बट अब जो पढ़ा रहा हूं वो ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। लिखो प्रोसेसिंग ऑफ टीडीएस रिटर्न, प्रोसेसिंग ऑफ टीडीएस रिटर्न, ब्रैकेट में लिखो इंटीमेशन, ब्रैकेट में लिखो इंटीमेशन, ब्रैकेट में लिखो इंटीमेशन, और इसमें लिखो, एक बात बताओ, ये प्रोसेसिंग ऑफ टीडीएस रिटर्न क्या होता है? एक बात बताओ, आपने तो टीडीएस रिटर्न भर दिया, अब आपने वो सही भरा है या नहीं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी तो चेक करेगा। आपने जो टीडीएस रिटर्न भरा वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी तो चेक करेगा कि आपने टीडीएस रिटर्न है वो सही भरा है या नहीं, उसमें कहीं कोई खामी तो नहीं है। तो वो खामियां वगैरह निकालने का काम कौन करेगा? डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट अपना बैंगलोर में एक सीपीसी बनाया हुआ है जिसको बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो आपका टीडीएस के विवरण को चेक करेगी, और चेक करने के बाद अगर उसमें कोई गलती है तो गलती निकालने के बाद आपको एक इंटीमेशन भेज देगी। अगर गलती है तो भी इंटीमेशन भेजेगी, गलती नहीं है तो भी इंटीमेशन भेजेगी। वो ये भी बोलेगी कि भाई आपने रिटर्न फाइल किया वो सही है, या आपने रिटर्न फाइल किया इसमें ये गलती है। कौन कौन सी गलती हो सकती है? या तो अरिथमेटिक एरर कुछ हो सकता है, अरिथमेटिक एरर मींस कैलकुलेशन एरर हो गया, तो कैलकुलेशन एरर वगैरह कुछ है, या फिर इनकरेक्ट क्लेम है। इनकरेक्ट क्लेम मतलब आपने कुछ ऐसा क्लेम ले लिया जो लेना ही नहीं चाहिए था, तो आपने इनकरेक्ट क्लेम ले लिया, अरिथमेटिक एरर है, तो वो सबको सुधारने के बाद आपको एक इंटीमेशन भेजेगा। कौन भेजेगा? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो आपने जो विवरण था टीडीएस का सब, वो किसको दिया? डिपार्टमेंट को। अब डिपार्टमेंट उसको चेक करेगा, और चेक करने के बाद आपको प्रोसेसिंग करेगा, और प्रोसेसिंग करने के बाद आपको एक इंटीमेशन जनरेट करके भेज देगा कि चलो ये तुम्हारी इंटीमेशन, तुमने जो रिटर्न फाइल किया था वो सही था, या उसमें ये गलतियां थी। तो लिखो 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 इन प्रोसेसिंग लिखो इन प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट विल मेक फॉलोइंग, डिपार्टमेंट मींस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इन प्रोसेसिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विल मेक फॉलोइंग एडजस्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विल मेक फॉलोइंग एडजस्टमेंट, will make following adjustment in TDS return. Income tax department will make following adjustment in TDS return. और क्या क्या एडजस्टमेंट करेंगे? पहला एडजस्टमेंट लिखो ए पॉइंट करके नीचे, या ए या वन या डैश या कोई भी, पहला लिखो अरिथमेटिक एरर, अरिथमेटिक एरर, अरिथमेटिक एरर, एंड दूसरा लिखो इनकरेक्ट क्लेम, उसके नीचे लिखो इनकरेक्ट क्लेम। मींस अगर आपका कोई भी अरिथमेटिक एरर होगा या इनकरेक्ट क्लेम होगा तो उसको सुधार दिया जाएगा। अरिथमेटिक एरर, और दूसरा लिखो इनकरेक्ट क्लेम। नेक्स्ट लाइन में लिखो, नेक्स्ट लाइन में दूसरा पॉइंट, मतलब इसी हेडिंग में जो आपका 200A है उसी में दूसरा पॉइंट लिखो, आफ्टर एडजस्टमेंट, आफ्टर एडजस्टमेंट department means income tax department will issue intimation, after adjustment department will issue intimation within 1 year from the end of the financial year, within 1 year from the end of the financial year in which TDS return was filed, within 1 year from the end of the financial year in which TDS return was filed, within 1 year from the end of the financial year in which TDS return was filed, within 1 year from the end of the financial year in which TDS return was filed. डन। चलो अब एक लास्ट पॉइंट लिखो, उसके बाद ये टॉपिक खत्म, मतलब टीडीएस वाला पार्ट, फिर टीसीएस पढ़ाऊंगा कि टीसीएस क्या होता है एंड ऑल। चलो अब एक लिखो नेक्स्ट पॉइंट, और नेक्स्ट लिखो सेक्शन 2011A, ऐसा लिखो सेक्शन 2011A, और हेडिंग दो
इंटरेस्ट ऑन लेट डिडक्शन और लेट पेमेंट ऑफ टीडीएस। सर अगर आपने मान लो टीडीएस लेट काटा या लेट काट के यहाँ पे टाइम पे काटा बट गवर्नमेंट को लेट जमा करवाया, जमा कब तक करवाना पड़ता है? अगले महीने के 7 दिन में, या मार्च वाला कब? 30 अप्रैल तक। बट अगर आपने लेट काटा या फिर काटा और उसके बाद लेट जमा करवाया, ठीक है, एक तो काटना कब चाहिए? डिडक्ट जिस दिन पेमेंट किया या क्रेडिट किया। अपन ने क्या देखा था? टीडीएस कब काटना चाहिए? पेमेंट या क्रेडिट, विच एवर इज अर्लियर। तो जिस अर्लियर डेट पे काटना चाहिए, अगर आपने लेट काटा तो उस पर इंटरेस्ट लगेगा। या फिर काटा और आपने अगले महीने की 7 तारीख तक जमा नहीं करवाया तो भी इंटरेस्ट लगेगा। तो इंटरेस्ट कैसे लगेगा, क्या लगेगा? तो हम पढ़ रहे हैं इंटरेस्ट ऑन लेट डिडक्शन और लेट पेमेंट ऑफ टीडीएस। उसमें एक काम करो, पॉइंट नंबर ए लिखो पहले, लेट डिडक्शन। तो अगर आपने लेट काटा तो इंटरेस्ट कैसे लगेगा? इसमें लिखो इंटरेस्ट एट द रेट 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। इंटरेस्ट एट द रेट 1% per month or part of the month on amount of TDS. Interest at the rate 1% per month or part of the month on the amount of TDS from the date on which TDS was deductible, from the date on which TDS was deductible till the date on which TDS actually deducted. क्या लिखा आपने? वापस बोल रहा हूं, इंटरेस्ट एट द रेट 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ फ्रॉम द डेट ऑन विच टीडीएस वाज डिडक्टिबल, मतलब जिस दिन टीडीएस काटना था उस दिन से लेके, और टिल द डेट ऑन विच टीडीएस एक्चुअली डिडक्टेड, मतलब जिस दिन टीडीएस काटना था उस दिन से लेके और जिस दिन टीडीएस काटा उस दिन तक 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ की रेट से इंटरेस्ट लगेगा। और दूसरा लिखो बी पॉइंट, लेट पेमेंट। अगर आपने लेट पेमेंट किया तो टीडीएस का जमा करवाना पड़ता है अगले महीने की 7 तारीख तक। अगर आपने लेट जमा करवाया तो क्या होगा? लिखो इंटरेस्ट एट द रेट 1.5%, मैं यहां 1.5% लिख रहा हूं, इंटरेस्ट एट द रेट 1.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, इंटरेस्ट एट द रेट 1.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ फ्रॉम द डेट on which TDS deducted, क्या लिखा? From the date on which TDS deducted till the date on which TDS paid to government, from the date on which TDS deducted till the date on which TDS paid to government, till the date on which TDS paid to government। तो क्या लिखा आपका? TDS का रेट क्या? 1.5%, from the date on which TDS was deducted till the date on which TDS paid to government। चलो अब हम एक काम करते हैं, एक सीधा एक मैं क्वेश्चन छोड़ के आया था कल, क्वेश्चन नंबर 11 आई थिंक आपकी बुक में। देखो ये सबसे बड़ा टॉपिक है, 122 पेज का टॉपिक है, आपको पता है 122 पेज का टॉपिक है आपकी बुक में। एक एग्जाम्पल मैं छोड़ के आया था, बाकी जो एग्जाम्पल नहीं दे रखे आईसीआई ने वो मैंने आपको एग्जाम्पल आज करवा दिए। बाकी जो आईसीआई ने एग्जाम्पल नहीं दे रखे वो नई सेक्शंस के, वो मैंने आज करवाया आपको, वो अमेजोन वाला एंड ऑल। चलो कहाँ गया एग्जाम्पल नंबर 11, ये रहा, देखो ये रहा। आप जो बुक में लिखवाया उसको ढंग से देखो, बुक में जो लिखवाया उसको ढंग से देखो, और क्या लिखा हुआ है देखो।
समझने की कोशिश करना क्या लिखा हुआ है। बुक में दे रखा है, उसको ढंग से देखो क्या लिखा हुआ है। एन अमाउंट ऑफ 40,000 वॉज पेड टू मिस्टर एक्स ऑन 1 जुलाई 2020 को, देखो 1 जुलाई 2020 को पे किया है, पे किया टूवर्ड्स फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विस। तो प्रोफेशनल सर्विस पे फीस पे किया है तो टीडीएस काटना चाहिए था 7.5%। ऐसे रेट 10% है बट 7.5% हो जाएगा ड्यू टू द कोविड सर्विस विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। टीडीएस काटा ही नहीं बट काटना चाहिए था। Subsequently, another payment of 50,000 was due to Mr. X on 28 Feb 2021। 28 Feb 2021 को और कुछ पेमेंट करना था 50,000 का, from which tax at the rate 7.5% amounting 6750 on the entire amount of 90,000 was deducted। मतलब एक बात बताओ, पहले 40,000 पे किया इस डेट को लेकिन टीडीएस नहीं काटा, फिर अगला और 50,000 पे करना था 28 फेब को, तो उस दिन पूरे पे टीडीएस काट लिया। उस दिन क्या किया, पूरे पे टीडीएस है वो पूरे पे टीडीएस काट लिया, पूरे पे टीडीएस काट लिया 90,000 पे। कब काटा? 28 फेब 2021 को। और भैया जो टीडीएस काटा 6750 वो डिपॉजिट कब करवाया? 22 जून को करवाया। 22 जून को करवाया आपने डिपॉजिट करके, ठीक है। 22 जून 2021 को कंप्यूट द इंटरेस्ट चार्जेबल अंडर सेक्शन 2011A। तो 2011A का इंटरेस्ट कैसे लगेगा तो मैं यहीं पे देखो कैलकुलेट करके आपको बताता हूं, ठीक है। सबसे पहला लेट डिडक्शन का इंटरेस्ट, तो लेट डिडक्शन। अब एक बात बताओ, आपने जब 40,000 पे किया था तब टीडीएस नहीं काटा था, मतलब गलती की थी। तो 40,000 पे टीडीएस काटना कितना चाहिए? 7.5% निकालो। तो 40,000 का अगर आप 7.5% करते हो तो इट्स कम्स टू द 3,000। बेटा 3,000 का टीडीएस काटना चाहिए था 7.5% ऑफ 40,000, क्योंकि कोविड की वजह से नॉर्मल प्रोफेशनल फीस पे रेट इज 10% बट ड्यू टू कोविड 75% टीडीएस का रेट, तो यहां पे 3,000 आया। मल्टीप्लाई बाय रेट क्या रहता है? 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। कितने महीने का लगेगा? देखो आपको जो लिखवाया है वो लेट डिडक्शन वाला, रीड करो अपनी बुक में क्या लिखा हुआ है। 1% इंटरेस्ट पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ फ्रॉम द डेट ऑन विच टीडीएस वाज डिडक्टिबल। टीडीएस काटना कौन सी डेट को था? टिल द डेट ऑन विच टीडीएस इज डिडक्टेड। तो काटना कौन सी डेट को था? तो मैं बताऊं आपको 1 जुलाई 2020 को काटना था और आपने काटा कब? 28 फेब 2021 को। तो कितने महीने होते हैं? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन और फेब पूरा। तो टोटल कितने महीने हुए? 8 मंथ हो गए। तो टोटल मल्टीप्लाई बाय आपका 8 मंथ का इंटरेस्ट, तो देखो कितना आता है। तो 3,000 मल्टीप्लाई बाय 1% मल्टीप्लाई बाय 8 मंथ, इट्स कम्स टू द 240 रुपीज का इंटरेस्ट आ गया। समझा क्या नहीं समझा? समझा। अब एक बात बताओ, 28 फरवरी को आपने पूरा टीडीएस काट लिया, 28 फरवरी को दूसरा पेमेंट और किया, उस पे भी काटा, मतलब टोटल 50,000 और 40,000 दोनों पे मिला के 6750 काट दिया, क्योंकि 90,000 का देखोगे 7.5%, इट्स कम्स टू द 6750। आपने 28 फरवरी को काट दिया। अब यहां एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आती है, आपका सबका ध्यान इधर होना चाहिए। इधर देखो, इधर देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। अगर आपने 28 फरवरी को टीडीएस काटा तो मुझे बताओ कब तक गवर्नमेंट को जमा करवाना है? 7 मार्च तक। भैया अगले महीने के 7 दिन में जमा करवाना है, 7 मार्च तक जमा करवाना था। फेब वाला टीडीएस 7 मार्च को जमा करवाना पड़ेगा। मार्च के लिए 30 अप्रैल का डेट है, बाकी तो हर महीने अगले महीने की 7 तारीख। लेकिन 28 फरवरी को टीडीएस काटा, 7 मार्च को जमा करवाना था, आपने जमा करवाया 22 जून 2021 को जाके, बड़ा लेट करवाया। 22 जून 2021 को जाके और आपने टीडीएस जमा करवाया, मींस आपने लेट डिपॉजिट करवाया, इंटरेस्ट लगेगा? आंसर इज यस। तो दूसरा इंटरेस्ट मैं यहां कैलकुलेट कर रहा हूं, दैट इज लेट पेमेंट का, लेट पेमेंट का। और लेट पेमेंट का आपका जो इंटरेस्ट है वो कितना आएगा? तो लेट पेमेंट, एक बात बताओ, आपका टीडीएस आया कितना? 6750 का टीडीएस है और 6750 पे 1.5% की रेट से लगेगा और मल्टीप्लाई बाय कब से कब तक लगेगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक बात बताओ, इधर देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ कुछ मत देखो, कल लिखो, इधर देखो। एक बात बताओ, 28 फरवरी को आपने काटा था, जमा कब तक करवाना था? 7 मार्च तक। अगर 7 मार्च तक करवा दिया तो कोई दिक्कत नहीं, इंटरेस्ट नहीं लगता। लेकिन आपने तो 7 मार्च को नहीं करवाया, तो इंटरेस्ट कब से लगना चालू होगा? क्या 8 मार्च से लगना चालू होगा? या फिर आपका क्या 8 मार्च से लगना चालू होगा आपका इंटरेस्ट? 8 मार्च से लगना चालू होगा या फिर आपका 28 फरवरी से लगना चालू होगा? राइट आंसर इज 28 फरवरी से लगना चालू होगा।
अगर आपने 7 मार्च तक जमा करवा दिया होता, 7 मार्च तक, तो इंटरेस्ट नहीं लगता। अगर 7 मार्च के बाद अगर आप करवाओगे तो आपको इंटरेस्ट कब से, क्या 8 मार्च से लगेगा? ना बाबा ना, आपने जो लिखा है उसको रीड करो। मैंने क्या लिखवाया? टीडीएस इज एक्चुअली डिडक्टेड की डेट से लगेगा। टीडीएस इज एक्चुअली डिडक्टेड टिल द डेट ऑफ द एक्चुअल पेमेंट। तो यहां इंटरेस्ट जो आपको लगेगा वो 28 फेब से लगेगा, 28 फेब 2021 से लेके और कब तक लगेगा? दैट इज 22 जून 2021 तक। अब एक बात बताओ, यहां पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ बोला है, तो पर मंथ कैसे निकालोगे? 28 फेब से अगला महीना कब तक आएगा? 27 मार्च तक। 27 मार्च तक एक महीना हुआ, मतलब इस मंथ की ये जो डेट है अगले महीने की पिछली डेट। तो 28 फेब से 27 मार्च एक महीना, 27 अप्रैल 2 महीना, 27 मई 3 महीना एंड 27 जून 4 महीना। 27 जून से पहले पहले जमा करवा दिया, आंसर इज यस। 22 जून को जमा करवा दिया, तो आपको 4 महीने का इंटरेस्ट है, वो 4 महीने का इंटरेस्ट यहां पे आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई बाय 1.5% मल्टीप्लाई बाय 4, इट्स कम्स टू द 405। तो यहां टोटल आपका इंटरेस्ट आ जाएगा प्लस 240, इट्स कम्स टू द 645 है, उतना इंटरेस्ट आ जाएगा। अब एक चीज समझना, मैंने तो मंथ कैसे काउंट किया? मैंने तो मंथ कैसे काउंट किया कि भैया यहां 28 फेब से अगले महीने का 27 तारीख, ये एक महीना होता है। लेकिन एक बात बताऊं, जो इनकम टैक्स का सॉफ्टवेयर है ना, जो ट्रेसेस की वेबसाइट है, इनकम टैक्स की जो वेबसाइट है, वो वेबसाइट कैसे कैलकुलेट करती है मंथ पता है? वो कैलेंडर मंथ कैलकुलेट करती है। क्या फेब, तो 28 फेब है तो मतलब फेब भी है, तो फेब मार्च अप्रैल मई जून, बोला 5 महीने का डिले है, वो ऐसे कैलकुलेट करती है। फेब 28 से, तो 28 फेब मतलब फेब पूरा लेंगे, ठीक है, फेब मार्च अप्रैल मई जून 5 महीना, तो वो 5 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करती है। तो यहां पे अपने इंस्टीट्यूट ने लास्ट में है वो लिखा भी है कि एज पर द ट्रेसेस का वेबसाइट, ट्रेसेस का मतलब ये इनकम टैक्स का वेबसाइट है, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड फॉर द 5 मंथ, 5 मंथ का यहां पे क्या लगेगा? इंटरेस्ट है वो लगेगा, अगर आप इनकम टैक्स की वेबसाइट को फॉलो करते हो तो करके, ठीक है। चलो, बट लॉजिकली 4 महीना होना चाहिए, बट यहां पे 5 महीना है, वो भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस इज वन क्वेश्चन। अब एक काम करो, उसके नीचे एक नोट लिखो, उसके नीचे जो आपने लिखा है लेट डिडक्शन लेट पेमेंट, उसके नीचे एक नोट लिखो। ये आपको पता है पीजीबीपी याद है थोड़ा बहुत? ये पीजीबीपी में एक मैंने क्वेश्चन पढ़ाया था, एक कंसेप्ट पढ़ाया था कि अगर आपने किसी को पेमेंट किया, आपने किसी को पेमेंट किया और आपने टीडीएस नहीं काटा, आपने टीडीएस नहीं काटा तो खर्चा डिसअलाउड हो जाता था 30% या 100%, याद आया? नॉन रेजिडेंट को पे किया तो 100%, रेजिडेंट को पे किया तो 30%, वो डिसअलाउड हो जाता था खर्चा। लेकिन उसमें मैंने कंसेप्ट पढ़ाया था कि आगे वाला बंदा है वो बड़ा ईमानदार है, मतलब जिसको पेमेंट मिल रहा है ना वो बड़ा ऑनेस्ट है, बड़ा ईमानदार है। उसने क्या किया? वो इनकम को इनकम में कंसिडर कर लिया, इनकम को इनकम में कंसिडर कर लिया, उस पर जो टैक्स आता था वो उसने गवर्नमेंट को भर दिया, उसने रिटर्न फाइल कर दिया, तो मैंने कहा आपको वो खर्चा अलाउ हो जाता था, ऐसा पढ़ा था। लेकिन एक बात बताओ, उसमें आपको इंटरेस्ट लगेगा। अगर आपने टीडीएस नहीं काटा है तो आपको इंटरेस्ट तो लगेगा। वो इंटरेस्ट कब तक लगेगा पता है? जिस दिन टीडीएस काटना था, मींस टीडीएस वाज डिडक्टेबल टिल द डेट ऑन विच पेई फाइल द रिटर्न, मतलब पेई ने जब रिटर्न फाइल किया उस दिन तक आपको क्या लगेगा? इंटरेस्ट लगेगा 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। तो लिखो, जैसा मैं लिखवाता हूं, लिखो इफ एनी पेमेंट इज मेड, if any payment is made, if any payment is made, if any payment is made without TDS, if any payment is made without TDS, if any payment is made without TDS but payee furnish return of income, but payee furnish return of income, comma, consider such payment in his income, considered such payment in his income and paid the taxes to government, and paid the taxes to government, ब्रैकेट में आप ऐसा लिख लो, रेफर सेक्शन 40 क्लॉज ए सब क्लॉज 1 या 1A ऑफ पीजीबीपी,
ऐसा ब्रैकेट में लिख लो, क्योंकि आप पीजीबीपी में जब कनेक्ट करोगे तो आपको याद आ जाएगा। रेफर सेक्शन 40 क्लॉज ए सब क्लॉज 1 या 1A ऑफ पीजीबीपी, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। तो आपने क्या लिखा? ए पेयर मेड द पेमेंट विदाउट टीडीएस but payee furnished the return, consider income in his income and paid the taxes to government. Then payer is required to pay, then payer is required to pay interest on TDS not deducted. Then payer is required to pay interest on TDS not deducted, on TDS not deducted at the rate 1% per month or part of the month, at the rate 1% per month or part of the month, at the rate 1% per month or part of the month, from the date on which, from the date on which TDS was deductible, from the date on which TDS was deductible till the date on which payee file his return of income, till the date on which payee file his return of income, till the date on which payee file his return of income. डन। चलो अब एक चीज समझना आप लोग, यहां पे आपका टीडीएस टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। मैंने एग्जॉस्टिव कवरेज करवाया, जितना इंटरमीडिएट के रिलेवेंट था बहुत ज़्यादा पढ़ाया, और ये लास्ट वाले पॉइंट्स तो ऐसे थे कुछ कुछ जो इंटरमीडिएट में ज़्यादा पूछे नहीं जाते, जैसे इंटीमेशन वगैरह कभी आया नहीं है। ठीक है, ये इंटरेस्ट का कैलकुलेशन एक आधी बार आया हुआ है, तो वो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन आप ध्यान रखना जो अभी मैंने ये क्वेश्चन कराया। ठीक है, ये वाला। चलो, तो यहाँ पे आपका टीडीएस कंप्लीट हो जाता है, एडवांस टैक्स कंप्लीट हो जाता है। अब अपन ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद मैं आपको टीसीएस टॉपिक पढ़ाऊंगा। टीसीएस का मतलब होता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। अब आप बोलोगे ये टीसीएस क्या होता है, तो वो अपन ब्रेक के बाद पढ़ेंगे। तो अब आप एक काम करो, 10 मिनट का ब्रेक ले लो और ब्रेक के बाद में हम कंटिन्यू करेंगे विद द टीसीएस टॉपिक, और वी विल ट्राई टू वाइंड अप दैट टॉपिक टुडे इटसेल्फ। आज ही वो टॉपिक है, वो अपन वाइंड अप कर लेंगे। ठीक है, चलो, थैंक्स अ लॉट पीपल। ब्रेक ले लो, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं।